मनोज के मन में छाई घोर निराशा के बीच एक बार फिर से उम्मीद की किरण फूट पड़ी। वो घर चला गया और रात भर वह छत पर लेटा सुदूर सपनों में खोया रहा। जून, गर्मी और उमस से भरे दिन। मनोज एक हाथ में थैला लटकाए रिश्ते के एक चाचा मूलचंद के साथ ग्वालियर की सड़क पर चल रहा है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में वह पसीने से तरबतर हो गया है, लेकिन उसका मन आशा से भरा है। मूलचंद चाचा अपने साले त्रिलोकी के कमरे पर पहुंच गए। चाचा ने त्रिलोकी से कहा, त्रिलोकी, मनोज एमएलबी कॉलेज से बीए करेगा, तुम इसका एडमिशन करवा देना। त्रिलोकी एमएलबी कॉलेज में बीए सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। उसने आश्वासन दिया, जीजा जी आप चिंता मत करो, मनोज को मैं अपने साथ ही रख लूंगा और इसका एडमिशन भी करा दूंगा। त्रिलोकी की बात से संतुष्ट होकर मूलचंद वापस चले गए। गणित से 12th में फेल होने के बाद मनोज ने दोबारा 12th की परीक्षा इतिहास और हिंदी साहित्य राजनीति शास्त्र विषय लेकर 55% से पास कर ली थी। अंग्रेजी में पासिंग मार्क्स आ गए थे। ग्वालियर आते समय मां ने उसे 2000 रुपए दिए थे। पिता पिछले 1 साल में केवल एक बार गांव आए थे। टेम्पो कोर्ट के आदेश के इंतजार में अभी भी थाने के बाहर पड़ा हुआ था। मनोज का एडमिशन एमएलबी कॉलेज में हो गया। कॉलेज अचलेश्वर मंदिर के पास अंग्रेजों के जमाने की एक भव्य बिल्डिंग में स्थित था। त्रिलोकी ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी कॉलेज के छात्र रहे हैं। मनोज इतने बड़े और प्रसिद्ध कॉलेज में पढ़ने के कारण अपने आप को खुशनसीब मान रहा था। त्रिलोकी का कमरा ललितपुर कॉलोनी में शंकर चौक के पास था, जहां से कॉलेज नजदीक ही था। मनोज त्रिलोकी के कमरे पर ही रहने लगा। कॉलेज में पढ़ाई का अच्छा माहौल था। शुरू में सब विद्यार्थी एक दूसरे से अपरिचित थे, लेकिन धीरे धीरे चेहरे जाने पहचाने लगने लगे। मनोज ने देखा कि कॉलेज में 2 तरह के लड़के हैं। एक वे जो आसपास के गांव से आए हैं। विकास भदौरिया और रविकांत द्विवेदी इसी वर्ग के छात्र थे। दूसरा वर्ग उन लड़कों का था जो ग्वालियर के ही रहने वाले थे। आर्थिक रूप से ये लड़के गांव के लड़कों से अधिक समृद्ध थे। ये लड़के स्कूटर या हीरो पुक से कॉलेज आते थे। अमित दीक्षित और मनीष इसी वर्ग के छात्र थे। इन छात्रों की एक खासियत और थी। ये सभी छात्र पहले गणित और बायोलॉजी के छात्र थे। पीटी और पीएमटी में असफल होकर बीए के मैदान में कूदे थे। आज क्लास खाली थी। पेड़ के नीचे चबूतरे पर इन दोनों ग्रुप के लड़कों का जमावड़ा लगा हुआ था। सभी का परिचय आपस में हो चुका था, पर आज लड़कों के इतिहास पर चर्चा चल निकली। किसी ने पूछा तो शहरी लड़के मनीष ने जवाब दिया, 12th में मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट था। 70% आए थे मेरे, पर मेडिकल एंट्रेंस में नहीं हुआ, इसलिए बीए करने लगा। अब पीएससी की तैयारी करूंगा। विकास भदौरिया ने अपने करियर की अलग प्लानिंग की थी। उसने अपने घुंघराले बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरा सपना है टीवी पर रिपोर्टिंग करना। देश दुनिया की बड़ी खबरों को कवर करने वाला रिपोर्टर बनना चाहता हूँ मैं। एक दिन तुम लोग मुझे टीवी पर जरूर देखोगे। भदौरिया की बात सुनकर मनोज ने उसे उत्साहित करते हुए कहा, अरे तुम जरूर बनोगे, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। मनोज की शुभकामनाएं सुनकर भदौरिया ने उत्साहित होते हुए कहा, धन्यवाद मनोज भाई। रविकांत द्विवेदी इंग्लिश लिटरेचर का विद्यार्थी था। वह लेक्चरार बनना चाहता था। अब मनोज की बारी थी। उसने सोचा कि यहाँ तो सभी लड़के होशियार हैं। अधिकतर तो 12th में फर्स्ट क्लास रहे हैं। एक तो वो गांव से आया है, वैसे ही उसे ये शहरी लड़के सीरियसली नहीं ले रहे होंगे। और यदि वो ये बता दे कि 12th में आर्ट में उसके 55% थे और उससे पहले एक बार गणित में वह फेल हो चुका है, तो इतने होशियार लड़कों के ग्रुप में उसे खड़ा भी नहीं होने दिया जाएगा। अच्छे लड़कों का साथ ही उसकी तरक्की का रास्ता बनाएगा, ऐसा वो जानता था। इसीलिए उसने अपने दोस्तों से कहा, 12th मैंने भी गणित से ही किया है, पर परसेंट थोड़े कम रह गए। 65% आए थे। मनोज की हिम्मत 70% तक नहीं पहुंच पाई। उसने 65% से संतोष किया और महसूस किया कि वह इस ग्रुप के नजदीक आ गया है। वह जानता था कि यहाँ कोई किसी की मार्कशीट नहीं देखेगा, इसीलिए झूठ बोलने के बाद भी पोल खुलने का कोई खतरा नहीं है। एक शहरी लड़के अमित दीक्षित ने तो जैसे धमाका कर दिया। उसने सभी को संबोधित करते हुए कहा, पीएससी का स्तर मेरे लायक नहीं है भाई। मैं तो आईपीएस बनूंगा। मेरी पर्सनालिटी पे तो पुलिस की वर्दी सूट करती है। रोमांच चाहता हूँ लाइफ में,
सभी लड़के आश्चर्य से अमित का चेहरा देखने लगे। वहां खड़े लड़कों को अमित में भविष्य का वर्दी पहने पुलिस कप्तान नजर आने लगा। मनोज अमित की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। तभी किसी की भारी आवाज लड़कों को सुनाई दी। आप लोग क्लास के वक्त यहाँ बातें क्यों कर रहे हैं? सामने कॉलेज के प्रिंसिपल गोविंद प्रसाद शर्मा खड़े हुए थे। उनके शब्द कोमल किंतु भारी थे। जब कोई लड़का अपनी जगह से हिला डुला नहीं और किसी के मुंह से डर के मारे कोई आवाज नहीं निकली तो भदौरिया ने हिम्मत की। सर, आज पॉलिटिकल साइंस के सर छुट्टी पर हैं, इसलिए उनका पीरियड खाली है। प्रिंसिपल सर जानते थे कि लड़के यदि इसी तरह खुले मैदान में पेड़ के नीचे चर्चा करेंगे तो कॉलेज में जो क्लास चल रही है उसको व्यवधान होगा तथा इन लड़कों को खाली वक्त में गप्पे लगाने का शौक लग जाएगा। इसीलिए प्रिंसिपल सर इस आदत को विकसित ही नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने कहा, आप लोग क्लास में चलिए, मैं आता हूँ। क्लास में पहुंचकर मनोज ग्रुप के सबसे स्मार्ट और सबसे महत्वाकांक्षी लड़के अमित के साथ बैठ गया। उसकी इच्छा अमित से दोस्ती करने की होने लगी, लेकिन अमित ने गांव से आए दुबले पतले मनोज से दोस्ती करने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। वह मनोज के पास से उठा और शहरी लड़के मनीष के पास जाकर बैठ गया। मनोज उसके इस व्यवहार से मन महसूस कर रह गया। प्रिंसिपल सर ने क्लास में आकर बातों में वक्त बर्बाद नहीं किया और लड़कों को सीधे पढ़ाना शुरू करते हुए पहला प्रश्न किया। क्या आप लोगों में से कोई मार्क्सवाद के बारे में कुछ जानता है? सब चुप। गणित और बायोलॉजी में 12th पास लड़कों को मार्क्सवाद के बारे में कुछ नहीं पता था। कुछ देर पूर्व आईपीएस बनने की इच्छा रखने वाला अमित दीक्षित भी मार्क्सवाद के बारे में कुछ नहीं जानता था। पूरी क्लास में सन्नाटा था। मनोज ने मार्क्सवाद के बारे में 12th के राजनीति विज्ञान में पढ़ा था। मार्क्सवाद के बारे में प्रिंसिपल सर को बताकर वह न केवल क्लास की नजर में बल्कि प्रिंसिपल सर की भी नजर में योग्यता सिद्ध कर सकता था। उसके लिए अच्छा मौका था। उसने हिम्मत करके अपना हाथ खड़ा किया तो प्रिंसिपल सर ने कहा, चलो, इतनी बड़ी क्लास में कोई तो है जो मार्क्सवाद के बारे में कुछ जानता है। क्या नाम है तुम्हारा? मनोज ने प्रिंसिपल सर के साथ साथ पूरी क्लास को अपना नाम बताया। जी, मनोज कुमार शर्मा। प्रिंसिपल सर ने कहा, बहुत बढ़िया मनोज, बताओ क्या जानते हो तुम मार्क्सवाद के बारे में? मनोज ने बताया, सर, दुनिया में अमीर और गरीब दो वर्ग हैं। अमीर वर्ग अपने लालच में गरीब वर्ग का शोषण करता है, इसलिए गरीब वर्ग को अपने अधिकार अमीरों से छीन लेने चाहिए, और यही कार्ल मार्क्स कहते हैं। उसे जितना और जैसा भी याद था उसने बता दिया। प्रिंसिपल सर ने कहा, दोस्तों, यहाँ अमीर वर्ग को पूंजीपति और गरीब वर्ग को सर्वहारा कहा गया है। वेरी गुड मनोज, बैठ जाओ। इसके बाद प्रिंसिपल सर ने आधा घंटा मार्क्सवाद पर लेक्चर दिया। मनोज मंत्रमुग्ध सा सुनता रहा। घंटी बजने पर क्लास समाप्त हो गई। रविकांत द्विवेदी और भदौरिया ने उसे आज की उपलब्धि पर बधाई दी। भदौरिया ने मजाक में कहा, मनोज यार, मुझे लगता है हम लोग अलग गांव से आने वाले लड़के सर्वहारा वर्ग के हैं और ग्वालियर के मूल निवासी स्कूटर मोटरसाइकिल से आने वाले लड़के पूंजीपति वर्ग के हैं। आज तुमने क्लास में सर्वहारा वर्ग की नाक ऊंची कर दी। भदौरिया द्वारा की गई इस तारीफ से मनोज का चेहरा खुशी से चमकने लगा। ग्वालियर में मनोज के शुरुआती महीने स्थायित्व खोजने में बीत रहे थे। फीस और किताबों के बाद उसके घर से लाए हुए पैसे भी खत्म होने लगे। 3 महीने उसे त्रिलोकी के साथ रहते हुए हो गए थे। त्रिलोकी के कमरे में उसका एक रूम पार्टनर केशव भी रहता था, इसीलिए उस कमरे में 2 की जगह 3 लोग हो गए। एक कमरे में 3 लोगों के रहने से त्रिलोकी को कोई कष्ट नहीं था, लेकिन उसके रूम पार्टनर केशव के विचार इतने सुलझे हुए नहीं थे। त्रिलोकी का रिश्तेदार होने के कारण केशव मनोज से अलग कमरा लेने के लिए सीधे सीधे नहीं कह पा रहा था, लेकिन वो चाहता था कि मनोज कहीं दूसरी जगह कमरा देख ले। केशव बीएससी कर रहा था। वो ज्यादातर समय किताब हाथ में लिए बैठा रहता था। बीएससी करने के कारण वो बीए करने वाले मनोज को पढ़ाई में कमजोर मानता था। एक दिन केशव ने मनोज से कह ही दिया, मनोज, तुम अपने लिए जल्दी अलग कमरा देख लो। 3 लोगों के एक कमरे में रहने से मेरी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती है। मनोज ने केशव को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही अलग कमरा किराए पर ले लेगा, लेकिन जब त्रिलोकी को इस बात का पता चला तो उसने केशव को आड़े हाथों लिया।
केशव 3 लोग रह सकते हैं इस कमरे में। मनोज ग्वालियर में नया है, इसलिए पहले साल तो ये मेरे साथ ही रहेगा। त्रिलोकी ने मनोज को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए केशव से स्पष्ट कह दिया। त्रिलोकी के निर्णय के विरोध में केशव कुछ नहीं कह पाया, लेकिन मनोज से चिढ़ने लगा। एक सुबह त्रिलोकी को किसी काम से अपने गांव जाना पड़ा। मनोज कॉलेज चला गया। केशव अकेला कमरे पर रह गया। कॉलेज में एक पीरियड खाली था तो मनोज और रविकांत द्विवेदी ग्राउंड में एक बेंच पर बैठकर इंग्लिश विषय को बीए में चुने जाने को लेकर चर्चा करने लगे। रविकांत ने इंग्लिश के लाभ गिनाने शुरू किए। मनोज, आजकल इंग्लिश के बिना कुछ नहीं हो सकता। इंग्लिश बहुत जरूरी है। मनोज इंग्लिश के नाम से ही घबराता था। उसने प्रतिवाद किया। लेकिन पीएससी में तो इंग्लिश की जरूरत ही नहीं पड़ती। रविकांत ने दृढ़ता से कहा। पर जिंदगी में पड़ती है। और किसने कहा कि तुम पीएससी में सिलेक्ट हो ही जाओगे? अगर पीएससी नहीं हुए तो हिंदी का झुंझुना तुम्हारा पेट भी नहीं भर सकेगा। इंग्लिश आपके लिए नौकरी के कई ऑप्शन खोल देती है। आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। किसी भी स्कूल कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाने वालों की डिमांड ज्यादा होती है। मनोज ने जब यह यथार्थ सुना तो घबरा गया। उसने पीएससी में सेलेक्ट ना हो पाने के बाद की परिस्थिति पर विचार नहीं किया था। रविकांत ने कहना जारी रखा। भाई मनोज, आप पहले ही आर्ट जैसे अनुपयोगी सब्जेक्ट लेकर गलती कर चुके हैं। इस सब्जेक्ट के दम पर मार्केट में 4 पैसे नहीं कमा सकते। अब कम से कम इंग्लिश बची है, जिसे अच्छे से सीखकर अपना भविष्य कुछ तो सुरक्षित कर सकते हो। मार्केट आधारित भविष्य के हिसाब से उसने कुछ गलत नहीं कहा था। इसीलिए रविकांत से प्रभावित होकर उसने हिंदी साहित्य और इतिहास के साथ बीए में इंग्लिश सब्जेक्ट लिटरेचर रखने का निर्णय ले लिया। चर्चा में शाम के 4 बज गए। कमरे पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां ताला लगा हुआ है। वो वहीं बैठकर केशव का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते 2 घंटे बीत गए तो उसे केशव की चिंता होने लगी। पास ही रहने वाले केशव के एक दोस्त के घर जाकर मनोज को पता चला कि वो अपने गांव डबरा चला गया है। ललितपुर कॉलोनी में त्रिलोक के कमरे का ताला अब भी बंद था। उसकी चाबी केशव अपने साथ ले गया था। उसके लिए समस्या यह थी कि वह रात को कहां जाएगा। इतने बड़े शहर में इतने सारे मकानों के बीच मनोज रात को रुकने के लिए एक अदद छत ढूंढ रहा था, पर कोई आसरा उसे दिख नहीं रहा था। उसे भूख लगाई थी। उसकी जेब में बस 20 रुपए ही बचे थे। उसने 20 रुपए के 2 छोले भटूरे खा लिए। अब बड़ी और भारी रात बितानी थी। मनोज को राजपूत बोर्डिंग में रहने वाला भदौरिया याद आ गया। वह राजपूत बोर्डिंग चला गया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि भदौरिया बोर्डिंग में नहीं, वह अपने गांव भिंड चला गया है। अब कोई रिश्तेदार या दोस्त पूरे ग्वालियर में मनोज का नहीं था जहां वह रात बिता सके। मनोज कॉलेज के बाहर अचलेश्वर मंदिर के पास बैठ गया। आज उसे महसूस हो रहा था कि रहने के लिए कमरा कितनी बड़ी उपलब्धि होती है। अचलेश्वर मंदिर के पास फुटपाथ पर कुछ भिखारी बैठे हुए थे। मनोज देर तक फुटपाथ पर बैठे इन भिखारियों को देखता रहा। कमजोर औरतें, बूढ़े बीमार आदमी मैली गठरियों को अपने आसपास रखे फुटपाथ पर सोने की तैयारी में थे। मनोज उन्हें देखकर अपना कष्ट भूल गया। वह तो आज पहली बार बेघर हुआ है। ये गरीब भिखारी तो रोज ऐसे ही रहते हैं। ये लोग क्या सोचते होंगे? क्या इच्छाएं होंगी इनकी? इनके लिए सुख क्या होता है? 1-2 दूध मुहे बच्चे अपनी मां की छाती से चिपके हुए थे। क्या ये बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तब भी ऐसे फुटपाथ पर ही सोएंगे? अपने कष्ट को भूलकर मनोज इन तमाम प्रश्नों में डूब गया, पर उसे इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे सब भिखारी सो गए, लेकिन मनोज की आंखों में नींद नहीं थी। आज वो इन बेघर भिखारियों का सहयात्री था। उसकी वेदना आज इन भिखारियों की वेदना में घुल मिल गई थी। वो सोचता रहा कि क्या वह कभी इस काबिल हो पाएगा जब इन लोगों के दुख को दूर कर सके। सारी रात उसकी जागते हुए कट गई। अपने कष्ट को भूलकर वह रात भर इन गरीब और मजबूर लोगों के बारे में सोचता रहा।
सुबह उसने पास के ही नल पर जाकर मुंह धोया। पानी पिया और कटोरा तालाब के पार्क में जाकर बैठ गया। रात भर जागते रहने के बाद थके हुए मनोज को कटोरा तालाब की बेंच पर नींद आ गई। 2 घंटे सोने के बाद उसकी थकान कुछ कम हुई। अगले पूरे दिन वह कई बार कमरे पर गया। हर बार वहां ताला ही लगा मिला। अब उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा था। उसने दूसरा पूरा दिन कॉलेज में गुजार दिया और रात भूखे पेट कटोरा तालाब की बेंच पर करवटें बदलते हुए बिता दी। बेघर बारी का यह तीसरा दिन मनोज के लिए बहुत कठिन होने वाला था। गांव जाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। वह सुबह 7 बजे ही कमरे पर पहुंच गया, पर कमरा अब भी बंद था। उसने ताले को पकड़कर हिलाया, लेकिन ताला हिलने से नहीं खुलने वाला था। निराश होकर वो कॉलेज चला गया, लेकिन थकान और भूख के कारण उसकी हिम्मत क्लास में जाने की नहीं हो रही थी। वो ग्राउंड में बेंच पर बैठ गया। बेंच पर बैठे बैठे उसने विचार किया कि ऐसी तकलीफें तो आएंगी ही, इन्हीं कठिनाइयों को तो पार करना है। इस विपरीत समय में भी मुझे धैर्य नहीं खोना है। मुझे पढ़ाई करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। अचानक उसने अपने भीतर हिम्मत महसूस की। वह उठा और तेज कदमों से क्लास की ओर चल पड़ा। उसके बाद उसने लगातार 3 क्लास अटेंड की। उसने तय किया कि वह किसी के सामने रोएगा नहीं, गिड़गिड़ाएगा नहीं, किसी दोस्त से मदद नहीं मांगेगा। उसे लग रहा था कि इसी संघर्ष के रास्ते पर चलकर वह अपने जीवन में कुछ करने लायक बन पाएगा। उसे अब इस संघर्ष में अजीब सी संतुष्टि होने लगी थी। रात हो गई। 2 दिन से मनोज के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। भूख से बेहाल मनोज के शरीर में ताकत नहीं बची थी। उसे लग रहा था कि अब यदि उसे भोजन नहीं मिला तो वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाएगा। चलते चलते वह ललितपुर कॉलोनी में सावित्री भोजनालय के सामने पहुंच गया। होटल के काउंटर पर एक 30 साल का युवक बैठा था, जो सावित्री भोजनालय का मालिक था। मनोज ने काउंटर पर बैठे मालिक से पूछा, मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या मुझे मजदूरी के बदले आपके यहाँ भोजन मिल सकता है? मनोज के इस वाक्य में निवेदन नहीं, बल्कि भरोसा था, जैसे वो अपना हक मांग रहा हो। भोजनालय के मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। दुबले पतले मनोज के चेहरे पर दाढ़ी थी। ढीले ढाले पैंट शर्ट गंदे हो गए थे। चेहरा कमजोर था, आंखें अंदर धंस गई थी। होटल मालिक ने कुछ सोचकर जवाब दिया, होटल पर काम करने के लिए तो मेरे पास पहले से ही वर्कर हैं। होटल मालिक की बात सुनकर मनोज निराश नहीं हुआ। उसने किसी उम्मीद के भरोसे कहा, मेरे लिए भोजन जरूरी है। पैसे ना होने के कारण मैं मजदूरी करके भोजन करना चाहता हूँ। होटल मालिक के यहाँ सैकड़ों लड़के खाना खाने आते थे। कईयों के पास समय पर पैसे देने के लिए नहीं होते थे। वे उधार भी खाते थे। कई बार तो उधार वापस भी नहीं मिलता था। कई बार लड़के पैसा ना होने पर रोनी सूरत बनाकर फ्री में खा जाते थे। होटल मालिक लड़कों की रग रग से वाकिफ था, लेकिन ऐसा कोई लड़का अथवा इस तरह का कोई प्रस्ताव इस होटल में पहले कभी नहीं आया था। होटल मालिक ने नौकर को आवाज लगाई, इन भाई साहब के लिए थाली लगाओ। मनोज के सामने दाल, आलू गोभी की सब्जी, 5 रोटी और चावल से सजी थाली आ गई। वह खाना खाने लगा। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। आज का भोजन साधारण नहीं था। भोजन पाने का आज का तरीका भी साधारण नहीं था। रोज कितनी आसानी से भोजन मिलता है, कितना कठिन होता है पेट भर भोजन मिलना, यह आज मनोज को महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, जिन्हें वह रोक रहा था। वो होटल मालिक की इंसानियत पर भी भावुक हो रहा था। भोजन करने के बाद वह होटल मालिक के पास गया। धन्यवाद। आप मेरा काम बताइए, मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। होटल मालिक फिर मनोज से रूबरू हो रहा था। आपने खाना खा लिया है, आपको इसके बदले मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी होटल में मनोज के कॉलेज का दोस्त रविकांत द्विवेदी आ गया। पूछने पर होटल मालिक ने उसे पूरी कहानी कह सुनाई। कारण जानकर उसने खाने के 30 रुपए निकालकर होटल मालिक की तरफ बढ़ा दिए, पर मनोज भोजन के बदले मजदूरी करने पर अड़ा रहा।
इस सीन को अब होटल में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति देख रहा था। एक दाढ़ी वाला कमजोर सा लड़का खाना खाने के बदले मजदूरी करने की जिद पर अड़ा हुआ है। होटल मालिक उससे मजदूरी कराने को तैयार नहीं है। एक दूसरा लड़का थाली की कीमत 30 रुपए निकालकर अपने हाथ में पकड़ा है। बड़ा अजीब दृश्य था। रविकांत को भी नहीं पता था कि कॉलेज में सीधा सरल सा दिखने वाला मनोज इतना जिद्दी है। मनोज जैसे किसी नशे में बोल रहा था। उसका दिमाग जैसे एक जगह आकर अटक गया था। उसको नहीं पता था कि यह जिद उसके भीतर क्यों और कैसे आ गई है। उसने होटल मालिक से फिर कहा, यदि मुझे काम नहीं करने दिया जाएगा तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा। आप होटल बंद कर देंगे तो मैं होटल के बाहर खड़ा रहूंगा, और तब तक खड़ा रहूंगा जब तक आप मुझे काम करने की अनुमति नहीं दे देते। बस 3 दिन सड़क पर बिताने के कारण उसे अभ्यास हो गया था। वह कह सकता था कि वह होटल के बाहर तब तक खड़ा रहेगा जब तक उसे काम करने की अनुमति नहीं मिल जाती। होटल मालिक के पास अब कहने को कुछ नहीं रहा। रविकांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने हाथ में 30 रुपए लिए खड़ा था। होटल में उपस्थित कुछ लोग इस दृश्य पर हंस रहे थे। कईयों को मनोज में एक बेवकूफ अथवा एक अति आदर्शवादी लड़का नजर आ रहा था। होटल मालिक ने हार कर नौकर से कहा, इन भाई साहब को अंदर ले जाओ, ये बर्तन साफ करेंगे। नौकरों को अजीब लगा। इस होटल में कई लोग फ्री खाकर चले गए, कई उधार खाकर वापस नहीं आए, पर होटल मालिक ने कभी किसी से बर्तन नहीं धुलवाए। होटल मालिक का यह व्यवसाय था, पर उसने कभी भी पढ़ने वाले लड़कों को पैसों के लिए परेशान नहीं किया था। फिर भी उसका होटल उसे बहुत कमा कर देता था। पर आज होटल मालिक को इस नौजवान की जिद ने मजबूर कर दिया। होटल मालिक ने एक बार वही बात दोहराई तो नौकर मनोज को अंदर ले गया। मनोज ने अंदर जाकर आधे घंटे तक बर्तन साफ किए। रविकांत होटल में बैठकर उसके बाहर आने का इंतजार करता रहा। मनोज ने वापस आकर होटल मालिक से कहा, भोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज की आंखों में चमक थी। होटल मालिक अपनी कुर्सी से उठा और काउंटर से बाहर आ गया। मनोज को उसने दरवाजे तक छोड़ा और जाते समय हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। मनोज ने होटल मालिक से हाथ मिलाया। होटल मालिक बहुत कुछ बोलना चाह रहा था, पर बोल न सका। रविकांत उसे अपने कमरे पर ले आया। रविकांत ने मनोज से कहा, मनोज, तुम 3 दिन से बाहर भटक रहे थे। तुम्हें एक बार अपनी परेशानी मुझे बतानी चाहिए थी। मनोज उसकी बात सुनकर भावुक हो गया। उसने कहा, ये तो जीवन के अनुभव है जो मुझे मजबूत बनाते हैं। इसमें परेशानी कैसी? कितने ही लोग रात को खुली छत के नीचे सोते हैं, कितने ही भूखे पेट सोते हैं। इन 3 दिनों में मैं गरीब और दुखी वर्ग के नजदीक पहुंचा हूं। वही वर्ग जिसे मार्क्स ने सर्वहारा की संज्ञा दी है। हमें अपनी निष्ठा इसी सर्वहारा वर्ग के पक्ष में रखनी चाहिए। समाज के सबसे निचले तबके के साथ जुड़ने का यही अनुभव मेरी ताकत है। उसने अपने पिछले 3 दिन के अनुभव का मेल प्रिंसिपल सर द्वारा दिए गए मार्क्सवाद के लेक्चर से कर दिया। अगले 2 दिन मनोज रविकांत के कमरे पर ही बना रहा। रविकांत के एक गुरुजी तिवारी सर नया बाजार में कमरा लेकर रहते थे। वे नया बाजार में ही एक हॉल किराए पर लेकर इंग्लिश स्पीकिंग ग्रामर की कोचिंग चलाते थे। उसने मनोज से कहा, तुम सबको छोड़ो, तिवारी सर को एक रूम पार्टनर की जरूरत है। उनके कमरे का किराया 500 रुपए है। आधे तुम दे देना, वो तुम्हें इंग्लिश भी पढ़ा दिया करेंगे। मनोज को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। वह त्रिलोकी के कमरे से अपना सूटकेस और दरी लेकर तिवारी सर के कमरे पर आ गया। तिवारी सर नाटे कद के 30 साल के युवा थे। वह काले रंग का मोटा चश्मा लगाए थे। कोचिंग में बैठे बैठे उनका पेट निकल आया था। वह कोचिंग पढ़ाकर आने के बाद थककर अपनी चारपाई पर आराम कर रहे थे। मनोज ने उन्हें इंग्लिश का गुरु मानते हुए उनके पैर छू लिए। उसे उम्मीद थी कि उसकी इंग्लिश अब सुधर जाएगी। उसने अपनी दरी को जमीन पर बिछा लिया।
अब गुरु व्यास पीठ पर और शिष्य उनके चरणों में बैठे दिखाई दे रहे थे। उसे एक स्थायी कमरा और एक योग्य इंग्लिश गुरु मिल गया और तिवारी सर को एक वर्कर मिल गया। अब मनोज की नई दिनचर्या शुरू हो गई। सुबह 7 बजे दूध गर्म करके गुरुजी को देना, सुबह शाम खाना बनाना। गुरुजी कोचिंग से थके हारे आते और आकर अपनी चारपाई पर लेट जाते। एक शाम उसने गुरुजी से कहा, सर मुझे मैकबेथ पढ़ा दीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। थकान महसूस कर रहे गुरुजी ने कहा, अरे पढ़ा देंगे, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। एक काम कर दो, मेरे तलवे दर्द कर रहे हैं, थोड़ा दबा दो। गुरु की सेवा करने में मनोज को कोई संकोच नहीं था। इस सेवा के द्वार से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी, इतना वो जानता था। उसने गुरु की आज्ञा का पालन उनकी उम्मीद से भी बेहतर तरीके से करना चाहा। एक बाल्टी में गर्म पानी लेकर गुरुजी के पैर उसमें डाल दिए और रगड़ रगड़ कर तलवे की मालिश करने लगा। मालिश का आनंद लेते हुए गुरुजी ने उदार होते हुए एक प्रस्ताव दिया। आय हाय हाय, लिटरेचर से पहले ग्रामर और स्पीकिंग सीखना जरूरी है। तुम कल से शाम 7 बजे के बैच में आ जाया करो। नया बैच है, तुम्हारी उम्र के लड़के और लड़कियां हैं। मनोज को यह प्रस्ताव उपयोगी लगा। गुरुजी उसे फ्री में कोचिंग देने वाले थे, इसीलिए उन्होंने नहाने के बाद अपने कपड़े धोना बंद कर दिए। मनोज बाथरूम में नहाने जाता तो पहले गुरुजी के चड्डी बनियान धोकर डाल देता। शाम को वो इंग्लिश की कोचिंग जाने लगा। 1 घंटे की क्लास में 15 मिनट इंग्लिश की पढ़ाई होती थी और शेष समय इंग्लिश के नाम पर लड़के लड़कियों का जमावड़ा ही अधिक होता था। गुरुजी प्रेजेंट टेंस से क्लास शुरू करते थे और 3 महीने में पास्ट टेंस से होते हुए फ्यूचर टेंस तक पहुंचते थे। गुरुजी इंग्लिश का अखबार या कोई मैगजीन ले आते थे, जिसे लड़के लड़कियां पढ़ते और गुरुजी को उसका अर्थ बताते। गुरुजी जानते थे कि इंग्लिश सीखना एक अनंत प्रक्रिया है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। धीमी गति से सीखने पर ही एक विदेशी भाषा समझ आ पाएगी। इसीलिए गुरुजी को इंग्लिश सिखाने और बच्चों को सीखने की कोई जल्दबाजी नहीं थी। 10 लोगों की क्लास में 4 लड़कियां और 6 लड़के थे। मनोज को क्लास में आते महीना भर हो गया, लेकिन वह अब तक प्रेजेंट टेंस भी ठीक से नहीं सीख पाया था। ही गोज, ही गो, ही इज गोइंग के प्रयोग में वह कोई बंधन नहीं मानता था। कुछ लड़के गुरुजी के यहाँ साल भर पढ़ते, पर उपलब्धि के नाम पर एक अदद प्रेमिका के अतिरिक्त उनके हाथ में कुछ नहीं आता। कुछ प्रेमिकाओं को प्रेमी मिल जाते थे, अर्थात गुरुजी का यह संस्थान एक प्रेम केंद्र के रूप में अधिक विकसित हो गया था। MLB कॉलेज में लड़कियां नहीं पढ़ती थी और KRG कॉलेज में लड़के नहीं पढ़ते थे, इसीलिए प्रेम के लिए ललायित लड़के और लड़कियां कहाँ जाते। गुरुजी ने अपना कोचिंग सेंटर खोलकर इस दिशा में महान काम किया था। चूंकि कोचिंग में सारा इन्वेस्टमेंट गुरुजी ने ही किया था, इसीलिए प्रेम करने का पहला अधिकार गुरुजी अपना ही मानते थे। प्रत्येक वर्ष गुरुजी औसतन 2 या 3 प्यार करते थे। एक दिन एक लड़की ने गुरुजी से कहा, सर आज मोना का बर्थडे है। मोना KRG कॉलेज से BSc कर रही थी। पुराने बैच बिना इंग्लिश सीखे अपना 1 वर्ष पूरा कर चुके थे। उन बैचों में पनपने वाले गुरुजी के पिछले प्रेम भी शादी कर अपने ससुराल जा चुके थे, इसीलिए गुरुजी को मोना से प्रेम करने की जरूरत महसूस हो रही थी। पर मोना गुरुजी पर ध्यान नहीं देती थी। लेकिन गुरुजी पुराने खिलाड़ी थे। जन्मदिन प्रेम को प्रारंभ करने का बढ़िया मौका हो सकता है, इसीलिए प्रेम के लिए उतावले गुरुजी ने क्लास में रेंगती हुई इंग्लिश को रोक दिया और एक लड़के से कहा, अरे आज मोना का बर्थडे है और तुम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। गुरुजी ने एक लड़के को SS कचौड़ी वाले के यहाँ से सबके लिए जलेबी और कचौड़ी लाने के लिए भेज दिया। इन दिनों में मोना ने मनोज को देखना शुरू कर दिया था। उसका सीधापन मोना को भाने लगा था। मोना कॉपी, पेन, मैगजीन की अदला बदली के नाम पर उससे बात करने का बहाना ढूंढने लगी थी। मोना ने मनोज को कचौड़ी देते हुए कहा, ले लीजिए। उसने मोना से कहा, हैप्पी बर्थडे। मोना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, थैंक यू। मोना को लगा कि मनोज के हैप्पी बर्थडे कहने से उसका बर्थडे सचमुच हैप्पी हो गया है। गुरुजी के इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट मनोज के अकाउंट में जा रहा था। गुरुजी बिजनेस में इस तरह के लॉस पहले भी देख चुके थे।
मनोज और मोना के रास्ते अलग दिशा में थे, लेकिन एक दिन क्लास के बाद दोनों ने साथ में चलने की हिम्मत की। मनोज मोना से बात करने के लिए बातचीत का कोई सिरा ढूंढ रहा था। उसने मोना से साधारण सा प्रश्न पूछा। अच्छा, तो तुम बीएससी के बाद क्या करोगी? पीएससी की तैयारी करोगी क्या? नहीं, मैं तो शादी करूंगी। मोना ने मनोज की उम्मीद से उलट जवाब दिया। कुछ देर दोनों चुपचाप चलते रहे। मोना का घर जिस दिशा में था वह मोड़ आ गया था। मोना अपने घर जाने के लिए गली में मुड़ गई। मनोज वहीं खड़ा मोना को तब तक देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। एक दिन एक लड़के ने कोचिंग में कहा कि कल मनोज का बर्थडे है और कल मनोज पार्टी देगा। क्लास का यह नियम बन गया था कि जिसका बर्थडे होता है वह समोसा जलेबी की पार्टी क्लास में देता। लेकिन मनोज के पास पैसे नहीं थे। उसने कहा, मैं कल पार्टी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पार्टी में खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। मनोज को अपना सच कहने में कोई संकोच महसूस नहीं हुआ। अगले दिन पार्टी के अभाव में किसी ने उसे हैप्पी बर्थडे नहीं बोला, लेकिन हिम्मती मोना समोसे और जलेबी ले आई थी। मोना द्वारा की गई मनोज की यह विशेष चिंता गुरुजी को अखर गई। वह ईर्ष्या से जलने लगे। उन्हें मनोज पर क्रोध आने लगा। क्लास के बाद मोना ने मनोज को एक ग्रीटिंग कार्ड दिया। ग्रीटिंग में लाल रंग का दिल बना हुआ था, जिस पर मोना की सुंदर राइटिंग में लिखा था, हैप्पी बर्थडे मन। मोना ने मनोज का पूरा नाम ग्रीटिंग कार्ड पर ना लिखकर एक अलग नाम लिख दिया था, जिस नाम से इस पूरी दुनिया में उसे कोई नहीं पुकारता था। मोना ही गुनगुनाती रहती थी यह नाम अपने मन में। रात को तिवारी सर कमरे पर आए। मनोज कुर्सी पर बैठा पढ़ रहा था। मोना का ग्रीटिंग कार्ड वहीं टेबल पर रखा हुआ था। कई महीनों से वह तिवारी सर की सेवा कर रहा था, लेकिन आज तिवारी सर की ईर्ष्या चरम पर थी। उन्होंने क्रोध में जलते हुए मनोज से उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया, और जब इससे भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने मनोज के हीटर और मटके में लात मार दी। हीटर और मटका टूट गया। तिवारी ने गुस्से में मोना द्वारा मनोज को दिया ग्रीटिंग कार्ड भी फाड़ दिया और फेंक दिया, और उसे कमरा खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। मनोज की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दुखी मन से अपना सामान समेटने लगा। अपना सामान उठाकर जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, तिवारी ने धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। मनोज कुछ दिनों के लिए अपने गांव चला गया। पिता जब से गए थे तब से एक बार भी गांव नहीं आए थे, पर पिता ने इस बार कुछ पैसे घर भेज दिए थे, जिससे अब घर की आर्थिक परेशानी कुछ कम हो गई थी। टेम्पो थाने में पड़ा पड़ा अब कबाड़ होने लगा था। कोर्ट को उसका फैसला करने का अभी तक वक्त नहीं मिला था। पंडित कालीचरण अपने कर्ज के लिए तगादा करने लगे थे। मां ने मनोज को वापस ग्वालियर जाते समय आगे के खर्च के लिए 1000 रुपए दिए। मनोज की बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा नजदीक थी। गांव से लौटकर मनोज जीवाजीगंज के नाले के पास बसी हुई बस्ती टोपे वाले मोहल्ले में रहने लगा। जब से उसने तिवारी सर का कमरा छोड़ा, उसे मोना फिर कभी नहीं मिली। बड़े से ग्वालियर और छोटी सी दुनिया में फिर कभी मोना और मनोज एक दूसरे से नहीं मिले। टोपे वाले मोहल्ले में वह सबसे घुल मिल गया। वह पड़ोसियों की तारीफ पाने के लिए रात को छत पर लैंप जलाकर पढ़ता। कई बार तो सुबह 4-5 बजे तक वह छत पर पढ़ता रहता। पड़ोसी महिलाएं अपने घुमक्कड़ और आवारा बच्चों से उसको सीख लेने के लिए कहती। उसके पास ग्वालियर के समाज में सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं था। फर्स्ट ईयर की परीक्षा हो गई। इंग्लिश लिटरेचर में पासिंग मार्क्स आने के कारण उसका टोटल केवल 55% ही रहा। छुट्टियां गांव में बिताने के बाद सेकेंड ईयर की पढ़ाई के लिए वह वापस ग्वालियर आ गया। दिसंबर में रविकांत ने उससे एक दिन कहा, मनोज, क्या तुम विवेकानंद केंद्र के 3 दिन के युवा प्रेरणा शिविर में चलोगे? विवेकानंद केंद्र के बारे में अधिक जानकारी देते हुए उसने बताया, ये एक समाज सेवी संगठन है जो युवा लोगों को देशभक्ति और समाज सेवा के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारे रुचि का काम है, तुम्हें जरूर चलना चाहिए। मनोज को यह प्रस्ताव अच्छा लगा।
आश्रम जैसा यह केंद्र ग्वालियर की एक पहाड़ी पर स्थित था। मनोज 100 रुपए फीस देकर रविकांत के साथ शिविर में पहुंच गया। अगले दिन सुबह 5 बजे से शिविर की गतिविधियां शुरू हो गईं। सर्वे भवन्तु सुखीना श्लोक पाठ से दिन की शुरुआत होती थी। फिर व्यायाम और उसके बाद देश के महापुरुषों के जीवन पर प्रेरणादायक भाषण देने ग्वालियर के विद्वान वक्ता आते थे। शाम के चर्चा सत्र में युवाओं के ग्रुप बन जाते थे, जिसमें आतंकवाद, युवाओं की सही दिशा, नारी सशक्तिकरण जैसे विषयों पर ग्रुप डिस्कशन होता था। मनोज बढ़ चढ़कर सभी गतिविधियों में हिस्सा लेता। उसे एक विस्तृत और योग्य समाज मिल गया, जहां से वह न केवल बहुत कुछ सीखना चाहता था, बल्कि उस योग्य समाज को अपनी योग्यता से प्रभावित भी करना चाहता था। यहां तक कि उसकी इच्छा होने लगी कि उसे ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का प्रमाण पत्र मिले। इसीलिए वह ग्रुप डिस्कशन में सबसे आगे रहकर अपना विचार व्यक्त करता। विद्वानों द्वारा दिए गए भाषण के बाद प्रश्न पूछने में सबसे आगे रहता। श्रमदान में वह सबसे ज्यादा मेहनत करता। तारीफ प्राप्त करने की अदम्य इच्छा ही उसकी चलायमान शक्ति थी। शिविर के दूसरे दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, इतना आनंद जीवन में पहली बार प्राप्त हो रहा है। कुछ तो दम है लोगों में जो खुद को कार्यकर्ता कहते हैं। राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की प्रेरणा देते हैं ये लोग। एक श्रेष्ठ व्यक्ति रजनीश त्यागी के व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। ग्वालियर के किसी स्कूल में प्रिंसिपल हैं। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर जैसा भाषण दिया वैसा मैंने कभी नहीं सुना। मैं तो पवित्रता से भर गया हूं। विवेकानंद कहते थे कि अपने आप को कमजोर मानने से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है। यहां आकर मुझे लग रहा है कि मैं जीवन में कुछ भी कर सकता हूं। असीम शक्ति मेरे भीतर भर गई है। देश से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं और देशभक्ति से बड़ा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। यहां आकर मैंने संकल्प ले लिया है कि देश सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है। मनोज विवेकानंद केंद्र के काम, उसकी विचारधारा और वहां के कार्यकर्ताओं से सम्मोहित सा हो गया था। त्यागी जी ने एक प्रोजेक्ट सबके सामने रखा, जिसमें अगले रविवार घर घर जाकर सर्दियों के कपड़े इकट्ठा करने थे और उन्हें गरीब जरूरतमंदों को देना था। मनोज ने अभी तक देशभक्ति के केवल भाषण सुने थे, पर यहां देशभक्ति कार्य रूप में बदल रही थी। शिविर समाप्त हो गया। मनोज को सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का प्रमाण पत्र मिला, जिस कारण उसे अपने विचार शिविर में व्यक्त करने का मौका मिल गया। उसने अपने भाषण में यह संकल्प लिया कि वह हमेशा ईमानदार रहकर देश की सेवा करेगा। वहां उपस्थित सभी लोगों ने ताली बजाकर उसकी भावनात्मक संकल्प की प्रशंसा की। इस प्रशंसात्मक तालियों से वह आत्मविश्वास से भर गया। अगले रविवार उसने कपड़े एकत्रित करके बांटने का काम किया और वापस आकर अपनी डायरी में लिखा, मैंने खूब कपड़े इकट्ठे किए। किसी ने सम्मान किया तो किसी ने अपमान, पर गरीबी देखकर मन बहुत आहत हुआ। लोग किस तरह से टूट पड़ते थे कपड़ों पर। हे भगवान, क्या होगा इनका। त्यागी जी ने ठीक कहा था कि घर घर जाकर समाज के लिए कुछ मांगने से हमारा ईगो खत्म होता है और हम सीख जाते हैं कि समाज ही सब कुछ है, हम कुछ भी नहीं। उसके दिमाग में अब क्लियर हो गया था कि उसे देश और समाज के लिए कुछ करना है। उसने विवेकानंद केंद्र में प्रशिक्षण के बाद मिले प्रमाण पत्र की पूजा की और अलमारी में भगवान की मूर्ति के पास सजा कर रख दिया। मनोज ने कोर्स की किताबों को किनारे कर दिया और विवेकानंद के साहित्य को पढ़ना शुरू किया। उसकी सेकेंड ईयर की परीक्षा नजदीक आ रही थी, लेकिन उसके भीतर देश सेवा का जज्बा भर गया था। उसे लगा कि इसके लिए विवेकानंद केंद्र से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए पीएससी का विचार पीछे छूटने लगा। उसके स्थान पर अब उसके मन में विवेकानंद केंद्र में आजीवन कार्य करने की तीव्र इच्छा पैदा हो रही थी। उसने बीए सेकेंड ईयर की परीक्षा दे दी, पर सेकेंड डिवीजन से पास भी हो गया।
लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में फिर से पास होने योग्य अंक ही आ पाए थे। मनोज छुट्टियों में गांव चला गया और वापस आकर फाइनल ईयर की तैयारी करने लगा। सितंबर में एक बार फिर वो विवेकानंद केंद्र के शिविर में हो आया। इस बार 15 दिन का शिविर था। वो शिविर से पूरी तरह चार्ज होकर वापस आया और उसने अपनी डायरी में लिखा, विवेकानंद को पढ़ने का प्रयास किया जरा सा, 6-7 किताबें पढ़ी हैं बस। अब इसके आगे मुझ में दम नहीं है, बिल्कुल साहस नहीं है कि आगे पढ़ सकूं। मन में आग लगी है, तन जल रहा है। उठते बैठते हर समय विवेकानंद केंद्र का कार्यकर्ता बनने की अदम्य इच्छा उभर रही है। ये इच्छा कुछ इस कदर बलवती हो रही है कि मुझे वो दिन दूर नहीं लगता जब मैं स्वयं को राष्ट्र को समर्पित कर दूं। इस नई मंजिल के आकर्षण से उसके मन में 10-15 दिनों तक खलबली मची रही। मनोज के पैसे खत्म हो गए। वो गांव चला गया। कई महीनों से पिता के गांव ना आने से परेशान मां रजनी को लेकर पापा के पास डिंडोरी चली गई थी। वह राकेश के घर चला गया। वो अपने मन के द्वंद्व को राकेश के सामने खोल कर रख देना चाहता था। उसने पीएससी की परीक्षा देने के स्थान पर विवेकानंद केंद्र ज्वाइन करने का विचार राकेश को बताया। उसकी बात सुनकर राकेश गंभीर हो गया। उसने मनोज से पूछा, तो अब तू पीएससी की तैयारी नहीं करेगो? मेरा लक्ष्य देश की सेवा करना है। इस देश के जरूरतमंद लोगों के प्रति मैं खुद को समर्पित कर देना चाहता हूं, मनोज ने कहा। राकेश ने फिर पूछा, तो तू घर छोड़ देगो? मम्मी पापा भाई बहन सबे छोड़ के गरीब की सेवा करेगो? मेरे लिए मेरा देश ही मेरा परिवार है। मनोज अभी भी विवेकानंद केंद्र के प्रभाव में डूबा हुआ था। राकेश के लिए मनोज को समझाना कठिन हो रहा था। फिर भी उसने कोशिश जारी रखी। तेरे बाप को तो तू जानता है, अगर तू भी घर से भजी गयो तो रजनी को ब्याह कौन करेगो? घर कौन संभालेगो? मेरे लिए देश की हर लड़की मेरी बहन है और हर महिला मेरी माँ है। मनोज पूरे जोश में था। उस पर राष्ट्र सेवा का भूत सवार था और राकेश भूत उतारने के लिए झाड़ फूक में व्यस्त था। राकेश ने कहा, क्या एसडीएम थानेदार जनता की सेवा नहीं करते? एसडीएम दुष्यंत सिंह ने कैसे 2 मिनट में थानेदार के झूठे केस से मुकेश को बरी कर दिया था। वो समाज सेवा न हती। आज जिसके पास ताकत है वही जनता को न्याय दिला सकता है। यदि थानेदार ईमानदार होता तो तेरा टेम्पो पकड़ तो न पकड़ तो। पुलिस कचहरी थाने में अच्छे और ईमानदार लोगों की जरूरत है और तू पीएससी छोड़बो चाह रहो है। पढ़वे की दम न बची का? बहाने न बना। राकेश का यथार्थ कड़वा होता जा रहा था। मनोज की योग्यता को ललकार रहा था वो। राकेश ने देखा कि दुश्मन घायल हो गया है, तभी उसने दूसरा वार किया। मनोज, देश को सेवा करने के लिए पीएससी में पास होना जरूरी है, नहीं तो ऐसे मठ आश्रम में अपनी जिंदगी से भागने वाले तमाम लोग टेम काट रहे हैं। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि राकेश उसे ध्वस्त करने के लिए बैठा है। उसके दिमाग में राकेश ने हलचल मचा दी थी। राकेश की बातों का उस पर असर होने लगा था। उसे राकेश की बातें यथार्थ लग रही थी। उसने संकल्प को दूसरी दिशा देते हुए कहा, तू सही कह रहा है। पीएससी की तैयारी से भागना कायरता होगी। लोग यही कहेंगे कि मुझे परीक्षा पास करने का दम ही नहीं था, इसलिए तैयारी छोड़ दी। मुझे पहले अपनी योग्यता एवं क्षमता को जांचना है, इसलिए मैं पीएससी में सिलेक्ट होकर ही देश की सेवा करूंगा। मनोज ने फिर से अपनी छूटी हुई राह थामने का निर्णय ले लिया। उसका द्वंद्व समाप्त हो गया। पीएससी में सफल होने का एकमात्र लक्ष्य था उसका। अब माता पिता के डिंडोरी से ना आने के कारण मनोज उनसे मिलने डिंडोरी चला गया। वहां जाकर पता चला कि पिता सस्पेंड हो चुके हैं। पिता को आधा वेतन ही मिलता है, जिससे बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पा रहा है। पूछने पर पिता ने कहा, मैं डिप्टी डायरेक्टर को बर्बाद कर दूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं ईमानदार हूं, वे सब बेईमान हैं। मैं सबको ठिकाने लगा दूंगा। मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। मुझे हाई कोर्ट से ही न्याय की उम्मीद है। मां ने पिता के इन उद्गारों का विरोध किया। इनसे नौकरी न हो पाते कि जे अनोखे नौकरी कर रहे हैं, बस लड़बो जानते। उल्टो सीधो बोल आओते अधिकारी से। भरी मीटिंग में अपनी चप्पल निकाल के मार दे डिप्टी डायरेक्टर को, कर दिए सस्पेंड।
पिता को मां के द्वारा दिया गया रहस्योद्घाटन पसंद नहीं आया। उन्होंने मां को डांटते हुए कहा, तू कछु ना जानती। गरीब किसान को पैसा बेईमानी से खा रहे हैं सब के सब। ये जूता सही मानते। लेकिन मां आज रुकने वाली नहीं थी। उनको कुछ ना बिगड़ो, बर्बाद तो हम हो रहे हैं। मोड़ा के पास फीस भरने को पैसा ना है। जब मोड़ी का ब्याह करोगे कि नहीं? टेम्पो को 40,000 रुपए उधार सिर पर धरो है। मैंने तो पहले ही कही थी, टेम्पो के चक्कर में ना पड़। अपने बस के ना है जे काम। नहीं, ईमानदारी की लड़ाई में टांग अड़ाने का शौक है तुम लोगों को। पिता को अपने आप को सही सिद्ध करने का मौका मिल गया। इस चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन मनोज को उसके पिता का संघर्ष प्रभावित कर रहा था। वापसी में ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठकर मनोज सोचता रहा। आपका रास्ता एकदम सही है पापा। आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। आपको दबाना ज्वालामुखी को दबाना है। विवेकानंद केंद्र में सिखाई गई ईमानदारी और देशभक्ति की शिक्षा के सांचे में उसके पिता एकदम फिट बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। मनोज बीए फाइनल के लिए वापस ग्वालियर आ गया। उसे अभी तक नहीं पता था कि पीएससी की परीक्षा के लिए क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। पीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा कैसे निकाली जाती है, यह रणनीति भी अभी उसने नहीं सीखी थी। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तो फिर भी बहुत दूर की बात थी। उसके आसपास कोई भी ऐसा सीनियर नहीं था जिसने पीएससी की परीक्षा पास की हो। अभी तक उसे पूरे ग्वालियर में ऐसा कोई ग्रुप नहीं मिला था जो पीएससी की गंभीर तैयारी कर रहा हो। इस कारण वो पीएससी के लिए अभी तक दिशाहीन पढ़ाई ही कर रहा था। एक दिन कॉलेज में मनीष ने मनोज से कहा कि उसके एक परिचित सीनियर हैं जिनका इस साल की पीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हो गया है और वो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मनोज ऐसे सीनियर से मिलने का मौका गंवाना नहीं चाहता था। दीप सोनी नाम के वह सीनियर हरिशंकरपुरम के पास पीली कोठी में रहते थे। 2 मंजिला बिल्डिंग को पीली कोठी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह पीले रंग से पुती हुई थी। पीली कोठी में 10-12 कमरे थे जिसमें पीएससी की तैयारी करने वाले लड़के रहकर पढ़ाई करते थे। उसमें से कुछ लड़के तो ग्वालियर में अपना घर होते हुए भी बिना व्यवधान के पढ़ाई करने के लिए कमरा किराए से लेकर रहते थे। पीली कोठी में पढ़ाई का अच्छा माहौल था। हर साल यहां से 4-5 लड़के पीएससी की मुख्य परीक्षा देते थे। पीली कोठी में पढ़ाई करने वाले लड़के आपस में सामूहिक चर्चा करके पढ़ाई करते थे, जिस कारण इन विद्यार्थियों को पीएससी की पढ़ाई में बहुत लाभ होता था। सुबह के कुछ 10 बजे थे। दोनों दीप के कमरे पर पहुंच गए। दरवाजा अंदर से बंद था। मनीष ने दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक उसकी नजर दरवाजे पर चिपकी एक स्लिप पर पड़ी जिस पर दीप का टाइम टेबल लिखा था। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक पढ़ना, रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक पढ़ना, सुबह 4 से 10 बजे तक सोना। मनोज ने जोर से इबारत पढ़ी। टाइम टेबल के अनुसार यह समय दीप के सोकर उठने का था। ठीक 10 बजे दरवाजा खुला। दीप ने दोनों को अंदर बुला लिया। अंदर बैठने के लिए जगह नहीं थी। पूरे पलंग पर किताबें फैली हुई थी, कुछ खुली और कुछ बंद थी। पूरे कमरे में भारत, विश्व और मध्य प्रदेश के नक्शे लगे हुए थे। कमरे में कुछ नोट्स भी चिपके हुए थे जिसमें संविधान के मूल अधिकार, इतिहास के राजाओं के शासनकाल, विभिन्न विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी की जानकारी लिखी हुई थी। किताबों की इंपॉर्टेंट पंक्तियां पीले, ऑरेंज और नीले रंगों से अंडरलाइन की गई थी। किताबें रंगीन इंद्रधनुष की तरह चमक रही थी। दोनों लोग किताबें, कॉपी, रजिस्टर, पेन, पेंसिल सरकाकर पलंग के किनारे बैठ गए। दीप के कमरे का माहौल और उसकी मेहनत देखकर मनोज आश्चर्यचकित रह गया। इतनी खतरनाक पढ़ाई उसने पहले कभी किसी की नहीं देखी थी। अपनी अब तक की पढ़ाई दीप की फैली हुई किताबों के सामने मनोज को बौनी लग रही थी। मनोज ने पूछा, आपके पीएससी में क्या विषय है? दीप ने जवाब दिया, केमिस्ट्री और हिस्ट्री। मनोज का भी एक विषय हिस्ट्री था। मनोज द्वारा दीप से प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए इतिहास की किताबों के नाम पूछने पर उसने 8-10 किताबों के नाम लिखा दिए। मनोज के पूछने पर पढ़ाई करने की रणनीति के बारे में दीप ने बताया, यदि सेलेक्ट होना है तो रोज 18-18 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। सोना, खाना पीना सब भूलना पड़ेगा।
दोस्ती यारी, घूमना फिरना, फिल्में, तमाशे, शादी विवाह, रिश्तेदारी, सबसे दूर रहना पड़ेगा। मेरा घर पास में ही है, पर मैं घर पर ना रहकर यहाँ किराए से कमरा लेकर पढ़ता हूँ। दीप ने पीएससी के लिए तपस्या करने का भयावह चित्र खींच दिया। पीएससी की पढ़ाई करने का क्या तरीका है? मनोज पीएससी की तैयारी के रहस्य को जानना चाहता था। बस पढ़ते रहो, बिना थके, बिना रुके, लगातार। असफलता के बावजूद धैर्य के साथ। ये किताबें मैंने कम से कम 20 बार पढ़ ली हैं। दीप ने पलंग पर खुली रखी रंग बिरंगी हाईलाइट की हुई किताबों की ओर इशारा करते हुए कहा। मनोज इस चित्रण से घबरा गया। उसने पूछा, कितने साल की तैयारी के बाद डिप्टी कलेक्टर बन सकते हो? दीप ने उसकी शक्ल देखी और हंसते हुए कहा, मेहनत करोगे तो 1 साल में। मनोज दीप की पढ़ाई को देखकर अभिभूत हो रहा था, पर उसके मन की शंकाएं अभी खत्म नहीं हुई थी। आपने 12th मैथ से किया था क्या? कितने परसेंट आए थे आपके? 12th में एक बार फेल हो चुके मनोज के मन में कहीं कोई संदेह अचानक पैदा हुआ। मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा हूँ। केमिस्ट्री में मुझे पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। दीप के जवाब से मनोज भयभीत हो गया। दीप की योग्यता देखकर मनोज अपनी तुलना उससे करने लगा। इस तुलना से उसके चेहरे पर निराशा छा गई। दीप के सामने वह कुछ भी नहीं था। 10:30 बजे दीप ने अपनी इतिहास की किताब उठा ली और पढ़ने लगा। दोनों लड़के एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मनोज समय की इस पाबंदी से हतप्रभ रह गया। दोनों खड़े हुए और दीप को नमस्ते करके कमरे से बाहर निकल आए। दीप ने अपनी किताब में नजर गड़ाए दोनों को बस अपनी गर्दन हिलाकर विदा कर दिया। दीप का ब्राइट करियर सुनकर निराश हुए मनोज ने फिर से अपने आप को उत्साहित करते हुए मनीष से कहा, वाह, कितनी खतरनाक पढ़ाई करते हैं ना दीप भाई साहब, बिल्कुल भूतों की तरह। ऐसी पढ़ाई करने से 1 साल में जरूर पीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। मैं भी ऐसी ही मेहनत करना चाहता हूँ। मनोज ने अपने कमजोर करियर को मेहनत के बल पर भुलाने की कोशिश की। मैं तो अब पीली कोठी में कमरा लेकर पढ़ाई करूंगा। मनीष भी दीप की पढ़ाई और पीली कोठी के माहौल से प्रेरित हो गया था। बीए पूरा होते ही मैं भी पीली कोठी में कमरा लूंगा और गंभीर तैयारी शुरू कर दूंगा। पीली कोठी में पढ़ाई के जबरदस्त माहौल से प्रभावित होकर मनोज ने नई प्लानिंग बना ली। वापस लौटते समय वह पीली कोठी में कमरा लेकर पढ़ाई करने के सपने देख रहा था, लेकिन 12th फेल का हीनता बोध उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। दीप सर तो शुरू से ब्रिलियंट रहे हैं, क्या मैं उन जैसी पढ़ाई कर पाऊंगा? क्या मेरा कमजोर बेस मेरी तैयारी के आड़े नहीं आएगा? क्या केवल मेहनत ही पर्याप्त है? मैं यदि इंटेलिजेंट होता तो क्यों 12th में फेल होता? इसी संशय में उलझा मनोज अपने कमरे पर पहुंच गया। मनोज ने 55% से बीए पास कर लिया। इंग्लिश लिटरेचर में हमेशा की तरह पासिंग मार्क्स आए। उसने अपनी डायरी में लिखा, अब मुझे पीएससी के मैदान में कूदना है। मैं पीली कोठी में रहकर मेहनत करना चाहता हूँ। तैयारी पूरी ना होने के बावजूद उसने बीए पास होते ही अनुभव लेने के लिए पीएससी का फॉर्म भर दिया। प्रीलिम्स परीक्षा का केंद्र नई सड़क पर माधव कॉलेज में था। इतिहास का पहला पेपर होने के बाद समान अध्ययन के अगले पेपर में 2 घंटे का गैप के कारण वह चबूतरे पर बैठा पढ़ाई कर रहा था। तभी एक लड़के ने मनोज के पास आकर उससे हाथ मिलाते हुए अपना परिचय दिया। हेलो, मैं विक्रमादित्य पांडे। आप मुझे सिर्फ पांडे ही कहेंगे तो भी चलेगा, आपको सुविधा रहेगी। मनोज ने मुस्कुराकर अपना परिचय दिया। पांडे ने पूछा, और पेपर कैसा रहा? फिर बिना मनोज का कोई जवाब सुने वह खुद ही बोलने लगा। वैसे तो परीक्षा हॉल के बाहर निकलते ही सभी के 100 में से 90 प्रश्न सही होते हैं, पर जैसे जैसे उन प्रश्नों को किताबों से चेक करते हैं सही उत्तर कम होने लगते हैं। फिर पांडे ने उसे एक दृश्य दिखाया जिसमें एक लड़का किसी दूसरे लड़के का पेपर चेक कर रहा था। पेपर चेक करते समय वह लड़का बेदर्दी से सामने वाले के उत्तरों पर क्रॉस लगा रहा था और कहता जा रहा था, तुम्हें यह भी नहीं आता? इतना सरल प्रश्न गलत कर दिया। ये तो मुझसे सोते समय पूछ लो। इसका उत्तर ए नहीं है बल्कि सी है। मुश्किल है भाई इस बार तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर होना। आओ कभी, यदि तुम्हें गाइडेंस चाहिए तो मेरे कमरे पे। पांडे ने उस लड़के को आवाज लगाई, अरे गुप्ता, इत्ते आओ, कैसे हो गया पेपर? गुप्ता बुंदेलखंड का था, इसीलिए पांडे ने उससे बुंदेलखंडी में बात की। गुप्ता आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसका यह आत्मविश्वास पिछले साल प्रीलिम्स पास करने के कारण था। बहुत बढ़िया गाओ,
धांसू जो समझो के फाड़ दो। गुप्ता ने मनोज से हाथ मिलाते हुए कहा, मैं मोहन गुप्ता। पिछली बार मेरी प्रीलिम्स क्लियर हो गई थी, वो तो कुछ नंबरों से मेंस रह गई, नहीं तो आज मैं कहीं डिप्टी कलेक्टर होता। गुप्ता का बड़बोलापन पांडे को अच्छा नहीं लगा। उसने पूछा, पुरानी बातें छोड़ो गुप्ता, अरे आज के पेपर के बारे में बताओ। 100 में से 90 सही हैं, 10 डाउट में है। गुप्ता ने जोश में कहा। पांडे ने गुप्ता के हाथ से उसका पेपर लेकर उसे जांचते हुए कहना शुरू किया, अरे यार, गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने नहीं की थी, श्री गुप्त ने की थी। क्या यार तुम भी, ये गलत हो गया और तुम सही मान रहे थे। लो, एक और गलत हो गया। सल्तनत काल में लौह और रक्त की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं चलाई थी, बलबन ने चलाई थी। वहीं बैठे बैठे पांडे ने गुप्ता के 15 प्रश्न गलत कर दिए, लेकिन अपने प्रश्न गलत देखकर भी गुप्ता उन्हें गलत नहीं मान रहा था। उसने पांडे से पेपर छीना और बोला, कमरा पर जाके चेक करेंगे, तुम्हारी बात क्यों माने, ये सब गलत नहीं है, फिर भी इन्हें हम डाउट में डाल देते हैं। गुप्ता चला गया। पांडे ने गुप्ता के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हुए मनोज से कहा, थोथा चना बाजेगा ना। मनोज को पांडे की बातों में अब रस आने लगा। उसने पांडे को अपने कमरे का एड्रेस दे दिया। उसे उम्मीद थी कि पांडे पढ़ाई में साथ देने वाला बढ़िया स्टूडेंट हो सकता है। पांडे के घर से मनोज का कमरा ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए पांडे हर दूसरे तीसरे दिन उसके कमरे पर जाने लगा। दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। मनोज के पिता अब भी सस्पेंड थे और उस पर उन्होंने कंगाली में आटा गीला कर दिया। सस्पेंशन के बाद उन्हें डिंडोरी से झाबुआ अटैच कर दिया गया था, पर पिता ने इस अटैचमेंट को अपने सम्मान के विरुद्ध माना और वह झाबुआ नहीं गए। अब उन्हें आधी तनख्वाह मिलना भी बंद हो गई थी। आर्थिक समस्या विकराल हो गई। मनोज को अब महीने के 1000 रुपए मिलने बंद हो गए। पीएससी की पढ़ाई के शुरुआती दौर में ही उसका सामना भीषण आर्थिक संकट से हो गया। आगे की पीएससी की तैयारी के लिए मनोज पीली कोठी में शिफ्ट होने के ख्वाब देख रहा था, पर बिना पैसों के उसे ग्वालियर में ही रहना संभव लग रहा था। पीली कोठी में रहने के लिए कम से कम महीने के 1000 रुपए जरूरी थे, पर मनोज को घर से रुपए की अब कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस आर्थिक संकट को कोसने और दुखी होने की जगह मनोज ने उससे जूझने का संकल्प लिया। उसने यह तय किया कि वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर इतने पैसे कमाएगा कि पीली कोठी में कमरा लेकर पढ़ाई कर सके। एक दिन पांडे मनोज के कमरे पर आया। पिता के सस्पेंशन और बढ़ते आर्थिक संकट से चिंतित मनोज ने पांडे को अपने पिता के संघर्ष और उनके सस्पेंशन की कहानी सुनाई। कहानी सुनाते समय वह अपने पिता को एक हीरो के तौर पर प्रस्तुत कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि पांडे उसके पिता की महानता की प्रशंसा करेगा और ऐसे महान पिता के पुत्र के नाते उसका सम्मान पांडे की नजर में बढ़ जाएगा। पर पांडे ने पूरी कहानी सुनकर कहा, आपके पिताजी अपने अहंकार में अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। उन्हें अपने परिवार और बच्चों को छोड़कर बाकी सबकी चिंता है और वो दूसरों को घटिया और खुद को बहुत ही श्रेष्ठ मानने वाले एक भ्रमित व्यक्ति हैं। मेरा विचार है कि आपको उनसे मदद की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उम्मीद के विपरीत पांडे द्वारा किया गया पिता का चरित्र चित्रण मनोज को पसंद नहीं आया। उसने पांडे से कहा, पांडे, तुम अभी नहीं जानते कि ईमानदारी के रास्ते में कितने संकट आते हैं। मेरे पिता खरा सोना है, खरा सोना, एकदम ईमानदार। उसकी बात सुनकर पांडे के चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी तैर गई, पर उसने मनोज से कुछ नहीं कहा। अगले दिन मनोज ने पास की रतन कॉलोनी में एक एक घर खटखटाकर घंटी बजाकर ट्यूशन के बारे में पूछा। 3-4 महिलाओं ने तो मना कर दिया कि उनके घर बच्चे ही नहीं हैं। एक महिला ने कहा कि उसका बच्चा क्लास 10th में है और उसे केवल गणित और फिजिक्स के टीचर की जरूरत है। गणित और फिजिक्स मनोज के बस की नहीं थी। एक महिला ने कहा कि उसके बच्चे 7th क्लास में हैं, पर वे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं। एक महिला ने कहा कि उसके बच्चे 7th क्लास में हैं, पर वे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं। वह पूरा सिलेबस इंग्लिश मीडियम में पढ़ा नहीं सकता था। कई दिनों तक घर घर जाकर ट्यूशन मांगने के बावजूद उसे एक भी ट्यूशन नहीं मिला। मनोज को अब अपने ऊपर गुस्सा आने लगा। उसे अपनी क्षमताओं पर ही संदेह होने लगा। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं खुद को कितना होशियार मानता था और आज समझ आ गया कि मैं कितना अयोग्य हूं। मुझे कोई हक नहीं है इतने बड़े सपने देखने का।
मैं व्यर्थ ही दीप सर के बराबर अपने आप को मान रहा था। जब मैं 100 रुपए का ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता तो पीएससी में क्या खाक सफल होऊंगा? मनोज मानसिक और शारीरिक थकान महसूस करने लगा। उसे बुखार आ गया। शाम हो चुकी थी। वह अपनी छत पर निराश बैठा सूनी आंखों से आसमान ताक रहा था। उसकी डायरी पास ही रखी थी। तभी पांडे आ गया। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ पांडे का स्वागत किया। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। पांडे ने उसकी डायरी उठाई और अंतिम पेज पढ़ने लगा। डायरी पढ़ने के कुछ देर बाद उसने केवल इतना कहा, देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आज खिचड़ी बनाकर खा लेना। पांडे जब मनोज की डायरी पढ़ रहा था तब उसे लगा था कि पांडे उसके कष्ट को समझ रहा है, पर जब पांडे उसे खिचड़ी बनाकर खाने की सलाह देकर चला गया तो वो समझ गया कि शहर के लड़कों में संवेदनाएं नहीं होती। इन्हें किसी के दुख से कोई मतलब नहीं होता। उसके दूसरे दोस्त भी बीए के बाद उसके संपर्क में नहीं थे। वह ग्वालियर में एकदम अकेला पड़ गया था। सुबह मनोज का बुखार बढ़ गया। उसके पास डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। पूरा दिन वह बुखार में तपता रहा। अगले दिन दोपहर तक भी जब बुखार नहीं उतरा तो वो पास के डॉक्टर जैन के क्लिनिक पर चला गया। डॉक्टर के सामने बैठकर उसने सबसे पहले कहा, सर, मेरे पास आपकी फीस देने के लिए पैसे नहीं है। मनोज को लगा कि उसकी सच्चाई और दुख से डॉक्टर उसे बिना फीस के दवाई दे देगा, पर डॉक्टर सावित्री भोजनालय के युवा मालिक जैसा भावुक और सरल नहीं था। डॉक्टर ने उसे अपने क्लिनिक से भगा दिया। मनोज डॉक्टर के व्यवहार से अंदर तक हिल गया। वह सोचता रहा कि कैसे कोई डॉक्टर जैसे पवित्र व्यवसाय करके इतना कठोर हो सकता है। उसके पास अब गांव जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इसीलिए वह घोसीपुरा नैरो गेज रेलवे स्टेशन पहुंच गया और बिना टिकट छोटी ट्रेन में बैठ गया। फिर उसे याद नहीं रहा कि वह किस बेहोशी की अवस्था में ट्रेन में 3 घंटे बैठा रहा और कैसे अपने गांव पहुंच गया। गांव में कुछ दिन रहने के बाद मनोज की तबीयत ठीक हो गई। माँ ने उससे एक दिन कहा, बेटा तू अब ग्वालियर चलो जा, पढ़ाई पर ध्यान दे बे। पैसा तो पैसा है, पंडित कालीचरण के पैसे भी देने हैं। तेओ बाप बहाल हो जाए तो कुछ काम बने। जे 500 रुपया मुंह पे धरे है, तू रख ले। माँ की जीवटता और बेबसी पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने ग्वालियर जाने से पहले राकेश को अपने घर की मजबूरी बताई। राकेश ने उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, मनोज कुछ भी हो जाए तू अपनी पढ़ाई ना छोड़ियो। हमेशा ऐसे ही दिन ना रहेंगे। ये कठिनाई ही तुझे आगे बढ़ाएगी। मनोज के मन में राकेश के प्रति अचानक प्यार फूट पड़ा। उसने महसूस किया कि राकेश में और शहर के दोस्तों में कितना अंतर है। राकेश उसकी समस्याओं से कितना चिंतित हो जाता है, जबकि पांडे उसकी समस्याओं से उदासीन ही रहता है। इतना सोचकर उसने राकेश को गले लगा लिया। इस बार मनोज यह संकल्प लेकर ग्वालियर आया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जरूर कोई नौकरी ढूंढेगा और पीली कोठी में कमरा लेकर बहुत पढ़ाई करेगा, जिससे अगले 1 साल की तैयारी के बाद ही पीएससी में फाइनल सिलेक्शन हो जाए। मनोज को ग्वालियर आए 2 दिन हो गए। इस बार उसने कुछ प्राइवेट स्कूलों में नौकरी ढूंढी, पर कहीं भी उसे नौकरी नहीं मिली। बिना पैसे के वह ग्वालियर में कैसे पीएससी की तैयारी करेगा, उसे यह समझ में नहीं आ रहा था। शाम को पांडे उसके कमरे पर आया और उसने आते ही मनोज से कहा, चलो तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढ लिए। मनोज जिस चिंता में डूबा हुआ था उसे पांडे एक झटके से खत्म कर देगा ऐसी उसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन पांडे ने उसकी उम्मीद से उलट काम किया था। दोनों अपनी अपनी साइकिल से जीवाजीगंज में पीजीवी कॉलेज की गली की ओर चल दिए। एक मकान के सामने दोनों ने दीवार पर अपनी साइकिल टिका दी। दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पर लिखा था रजनीश त्यागी। मनोज को याद आया कि ये तो विवेकानंद केंद्र के त्यागी जी हैं। त्यागी जी से केंद्र में वो बहुत प्रभावित हुआ था। त्यागी जी सफेद धोती कुर्ता पहने अपने पलंग पर बैठे हुए थे। जोरदार ठहाका लगाते हुए उन्होंने कहा,
आइए आइए आइए। मनोज को देखकर त्यागी जी ने कहा, आप तो विवेकानंद केंद्र के युवा प्रेरणा शिविर में रहे थे। मनोज को संतुष्टि मिली कि उसे त्यागी जी ने पहचान लिया है। त्यागी जी ने पांडे से कहा, ये तो बड़ा तेजस्वी युवक है। केंद्र के शिविर में इन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी का पुरस्कार मिला था। त्यागी जी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मनोज के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। पर पांडे ने त्यागी जी से कहा, अरे इन्हीं तेजस्वी युवक को नौकरी चाहिए। इनके पिता इनसे भी ज्यादा तेजस्वी हैं। वो दुनिया बदलने का महान काम कर रहे हैं, इसीलिए परिवार पर ध्यान नहीं दे पाते। तेजस्वियों के परिवार से आते हैं मनोज जी। त्यागी जी पांडे का व्यंग सुनकर जोरदार ठहाका लगाते हुए बोले, तेजस्वी तो तुम भी कम नहीं हो पांडे। मनोज ने महसूस किया कि त्यागी जी के आसपास कितना खुशनुमा और आनंद से भरा वातावरण रहता है। दुख और तनाव तो जैसे त्यागी जी के सामने ठहर ही नहीं पाते, केवल हंसी ठहाकों का माहौल रहता है। अरे नौकरी क्या है, साहित्य सभा की लाइब्रेरी संभालना है। दौलतगंज में है, सुबह शाम 2-2 घंटे 300 रुपए मिलेंगे। मनोज चाहे तो लाइब्रेरी में रह भी सकते हैं। त्यागी जी ने कहा। मनोज को त्यागी जी का प्रस्ताव सुनकर लगा कि उसकी उम्मीदों में फिर से जान आ गई है। यद्यपि वो 300 रुपए में पीली कोठी में रहकर पढ़ाई नहीं कर सकता था, लेकिन उसे अपने पैर ग्वालियर में जमाने का मौका मिल गया। लाइब्रेरी में रहने और नौकरी करने से उसे पीएससी की पढ़ाई छोड़कर गांव वापस नहीं जाना पड़ेगा। डूबते तिनके को सहारा मिल गया था। त्यागी जी ने मनोज से पूछा, तुम्हारा बीए का रिजल्ट कैसा रहा? त्यागी जी के प्रश्न से मनोज अचानक अपने विचारों से बाहर आया। उसे त्यागी जी के सामने अपने आप को योग्य सिद्ध करने का मौका मिल गया। उसने ब्रेड का टुकड़ा मुंह में रखते हुए त्यागी जी से कहा, अब अच्छा रहा सर, वो 62% आए। वो भूल गया कि उसने पांडे को 55 बताए थे। पांडे ने सुना तो उसने मनोज से पूछा, मनोज जी, जहाँ तक मुझे याद है आपने मुझे 55% बताए थे, क्या मैं सही हूँ? मनोज ने तो त्यागी जी को प्रभावित करने के लिए सेकंड डिवीजन को फर्स्ट डिवीजन में बदला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पांडे उसके झूठ को त्यागी जी के सामने उजागर कर देगा, लेकिन पांडे उसकी पोल खोलकर माहौल बिगाड़ रहा था। ब्रेड का टुकड़ा उसके गले में अटक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पांडे को क्या जवाब दे, लेकिन चतुर मनोज ने तुरंत विषय बदला। सर, स्वामी विवेकानंद पर आपका भाषण मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन पांडे ने मनोज की सच्चाई को त्यागी जी के सामने प्रकट करने का पूरा मन बना लिया था। उसने सीधे सीधे मनोज से पूछ ही लिया, मनोज जी, विवेकानंद को छोड़िए, ये बताइए बीए में आपके कितने परसेंट थे? मनोज ने पहले भी इस तरह के सफल झूठ से लोगों की नजरों में सम्मान प्राप्त किया था, पर आज उसका दांव उल्टा पड़ गया। अपनी चोरी पकड़े जाने के कारण वह अपनी नजरें चुरा रहा था। इस उलझ चुके धागे का सिरा त्यागी जी ने पकड़ा। वे समझ गए कि मनोज ने उनकी नजर में योग्य बनने के प्रयत्न में झूठ बोला है। त्यागी जी को इस झूठ में कुछ गलत नहीं लगा। वो इसे गांव के कमजोर माहौल में शहर में अपना स्थान बनाने आए लड़के का सामान्य मनोविज्ञान मान रहे थे। त्यागी जी ने अपने अनुभव से मनोज को अपराध बोध से मुक्त करने की कोशिश की। मेरी तो एमए में 3rd डिवीजन थी, पर लोग मानने को तैयार नहीं होते। मैं भी नहीं कहता कि 3rd डिवीजन पास हूँ। मेरे कुछ अति उत्साही प्रेमी तो मुझे पीएचडी मानकर डॉक्टर डॉक्टर कहते रहते हैं। मैंने पीएचडी तो क्या एमफिल तक नहीं की, पर लोग मानते हैं तो मानते रहे, मैं भी मना नहीं करता। मनोज का तनाव त्यागी जी की समझ और विनोदी प्रवृत्ति ने हल्का कर दिया। दोनों अपने अपने घर को चल दिए। रास्ते में मनोज ने पांडे से गुस्से में कहा, मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझे आज बहुत बेइज्जत किया है। पांडे कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ये बहुत जरूरी था। अब है ना, जीवन में कभी भी तुम्हारे परसेंट से तुम्हारे व्यक्तित्व और तुम्हारी योग्यता का आकलन नहीं होगा। इसलिए अपनी पुरानी कमजोरियों को झूठ के सहारे छुपाने के बजाय सच्चाई के साथ उनका सामना करो, समझे? मनोज पांडे का चेहरा देखता रहा और फिर दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। मनोज के पास सामान के नाम पर एक सूटकेस, बाल्टी, कुछ किताबें और एक गद्दा था। वह एक टांगे में अपना सामान रखकर दौलतगंज स्थित साहित्य सभा की लाइब्रेरी में पहुंच गया। सामने 100 साल पुरानी बिल्डिंग थी,
जिसके भूतल पर टिम्बर की दुकानें थी और प्रथम तल पर साहित्य सभा का बोर्ड लगा था। गोल चक्करदार सीढ़ियों में अपना सामान लिए वह सभा की लाइब्रेरी में पहुंच गया। इस बड़े हॉल में चारों तरफ किताबों से भरी अलमारियां, बीच में पाठकों के लिए पढ़ने के लिए टेबल और बेंच, काव्य सम्मेलन और दूसरे साहित्यिक कार्यक्रम के लिए 2 तख्त का छोटा सा मंच और मंच के पास में लेक्चर डेस्क और माइक रखा था। लाइब्रेरी की दीवारों पर देश के तमाम बड़े साहित्यकारों और महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई थी। मनोज ने रात को सोने के लिए मंच को ही अपना बिस्तर बना लिया। सुबह शाम 2 घंटे लाइब्रेरी में लोग किताबें पढ़ने आते थे। बाकी समय यह लाइब्रेरी में अकेला ही रहता। इस अकेलेपन को दूर करने का काम उसके लिए लाइब्रेरी की किताबें करती थी। उसने लाइब्रेरी की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। उसने अब्राहम लिंकन, थॉमस अल्वा एडिशन, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तेंजिंग नोर्गे जैसे कई जुझारू लोगों की जीवनियां पढ़ी। अब्राहम लिंकन के गरीबी के दिनों के संघर्ष ने उसे बहुत प्रभावित किया। यहां तक कि उसने लिंकन को अपना हीरो मानते हुए उन जैसा दिखने के उद्देश्य से अपनी पतली दाढ़ी ना कटवाने का फैसला ले लिया। मनोज ने अपनी तनख्वाह के 300 रुपए भोजनालय में जमा कर दिए। उसके रहने, खाने और पढ़ने का इंतजाम हो गया। महीने में 2 बार शाम को लाइब्रेरी में काव्य गोष्ठी होती, जिसमें शहर के कवि साहित्यकार इकट्ठा होते। सामाजिक और साहित्यिक विषय पर परिचर्चा का आयोजन भी होता। मनोज को इन आयोजनों की जिम्मेदारी भी निभानी होती थी। फर्श बिछाने और माइक लगाने जैसे कई काम उसे करने पड़ते थे। मनोज ध्यान से विद्वानों के भाषण सुनता। उसकी भी इच्छा होती कि वो मंच पर जाकर भाषण दे या अपनी लिखी कोई कविता सुनाए, पर मनोज को मौका नहीं मिलता। उसे मंच पर खड़े होकर बोलना एक अद्भुत और दैवीय काम लगता था। जब सभा का कार्यक्रम समाप्त हो जाता और वहां कोई नहीं होता, तब मनोज माइक चालू करके भाषण देने का अकेले अभ्यास करता। अपने विचार उस विषय पर देता जो कुछ देर पहले परिचर्चा में विद्वानों ने उठाए थे। खाली हॉल में उसे सुनने वाला कोई नहीं होता, पर वह कल्पना करता कि सामने श्रोता बैठे हैं। इस तरह वह अपना ज्ञान बढ़ाने और बोलने का अभ्यास करता रहता। एक रात काव्य सम्मेलन के बाद एक कवि लाइब्रेरी में ही रुक गए। उनकी बस सुबह थी। सुबह कवि ने नहाने के बाद मनोज से कहा, क्या आपके पास बालों में लगाने के लिए तेल मिलेगा? मनोज ने संकोच से कहा, तेल तो नहीं है। कवि निराश हुए, पर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। कोई नहीं, कंघा ही दे दो, बिना तेल के ही बाल बना लूंगा। मनोज के पास कंघा भी नहीं था। उसने फिर संकोच से कहा, कंघा भी नहीं है। पर कवि ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी फरमाइश बदलकर फिर से कहा, कैसे लड़के हो भाई तुम? चलो शीशा ही दे दो, अपनी शक्ल ही देख लो एक बार। मनोज ने फिर से वही उत्तर दिया, शीशा भी नहीं है। कवि को अब मनोज को देखकर आश्चर्य हो रहा था। उसने मनोज के उम्र के कई लड़के देखे थे जो सुंदर दिखने और फैशन करने के दीवाने रहते थे। कवि ने कहा, जिस उम्र में लड़के नए नए फैशन करते हैं, उस उम्र में तुम ये तपस्या क्यों कर रहे हो? मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। पढ़ाई के खर्च के लिए यहाँ नौकरी करता हूँ। तेल कंघे की जरूरत ही नहीं पड़ती। 1 साल से तो मैंने अपनी शक्ल ही आईने में नहीं देखी। एक छुपा हुआ गर्व उसकी आवाज में छलक आया था। अपनी बात पूरी करके उसने कवि का थैला उठा लिया और उन्हें टेम्पो में बिठाने जाने लगा। कवि ने टेम्पो में बैठते हुए मनोज को आशीर्वाद दिया। तुम जरूर सफल हो जाओगे बेटा। वापस जाते वक्त कवि की आंखें गीली थी। उसमें कोई सरल कविता झिलमिला रही थी। 3-4 महीने मनोज को लाइब्रेरी में रहते हुए हो गए, लेकिन उसका कोई भी दोस्त हालचाल जानने नहीं आया। यहां तक कि पांडे भी 1-2 बार ही उससे मिलने आया था। मनोज महसूस करने लगा कि उसका इस पूरे ग्वालियर में कोई नहीं है। उसे अकेले ही रहना है। यह बिल्डिंग उसे बुधा अकेलेपन का एहसास कराती, और इस अकेलेपन से बचने के लिए उसके पास किताबों के अलावा कोई सहारा नहीं था। एक दिन वह लाइब्रेरी में मैक्सिम गोर्की का उपन्यास मां पढ़ रहा था। उपन्यास के नायक पावेल की मां के संघर्ष और जीजी विशा को देखकर उसकी आंखें भर आई। वह पावेल की मां में अपनी मां की कल्पना करने लगा। उसकी मां भी तो लगातार जूझ रही है। हर मुसीबत में मां ही तो है जो उसे ग्वालियर में टिके रहने की ताकत देती है। मनोज उपन्यास पढ़ ही रहा था कि उसके माता पिता उससे मिलने लाइब्रेरी में आ गए।
उसने अधूरा उपन्यास बंद किया। माँ उसका रहन सहन देखकर समझ गई कि बेटा कष्ट में रह रहा है। माँ प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। पिता के पास कहने और समझने के लिए कुछ था नहीं, इसीलिए वे हॉल में लगे कुछ साहित्यकारों और महापुरुषों की तस्वीर देखने लगे। ज्यादातर चेहरे उन्हें अपरिचित ही लगे, लेकिन बातचीत के लिए पिता को विषय मिल गया। इसके पहले कि मनोज उनकी नौकरी और सस्पेंशन की बहाली पर प्रश्न पूछे, उन्होंने एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये कौन है? मनोज ने उत्तर दिया, मुक्तिबोध। पिता ने पूछा, मतलब? पिता की सरल अज्ञानता पर उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इनका नाम मुक्तिबोध है। ये कवि हैं और बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। मोहितो मुंशी लाग तो मैंने पढ़ी थी स्कूल में कहानी, बूढ़ी डुकरिया वाली। पिता ने मुंशी प्रेमचंद के कथा संसार के बारे में अपनी राय व्यक्त की। माँ ने पिता को व्यर्थ की बातों में उलझा हुआ देखा तो नाराज हो गई। तुम देख रहे हो मोड़ा कैसे कह रहे हो है, कैसा कमजोर हो गए हो। अब तो नौकरी ठीक से कर लो, कर्जा सर पर चढ़ो है। पिता को इस साहित्यिक चर्चा के बीच में माँ का आर्थिक हस्तक्षेप पसंद नहीं आया। उन्होंने चिढ़ते हुए माँ से कहा, तू कछु ना जानती अनपढ़। ये देख कितनी किताबें रखी हैं, पढ़ने की कमी ना है। ज्ञान और पुस्तकों के महत्व को पिता ने अपनी अनपढ़ पत्नी को समझाया। जब कुछ देर लाइब्रेरी में मौन बना रहा, तब पिता ने अपनी नौकरी का रहस्य खोला। अब तो मुझे हाई कोर्ट से ही उम्मीद है, मेरी बहाली हाई कोर्ट ही करेगा। मैंने फैसला ले लिया है कि डिप्टी डायरेक्टर के कारनामों की जांच के लिए आमरण अनशन करेंगे। पिता ने शासकीय खेमे के अंदर नए मोर्चे खोले जाने की जानकारी मनोज को दे दी। वह पिता की आमरण अनशन की बात सुनकर घबरा गया। उसने अपने पिता को समझाने की असफल कोशिश की। पापा अनशन मत कीजिए, कोर्ट आपको जल्दी बहाल कर देगा। अब मेरी तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। उसने अपनी जिम्मेदारी की चिंता से पिता को मुक्त करना चाहा, पर पिता ने जिद नहीं छोड़ी। जब तक डिप्टी डायरेक्टर को ठिकाने नहीं लगा देंगे, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पिता ने अपनी बात कहकर मंच पर बैठे बैठे लाइब्रेरी के बड़े से हॉल को निहारा। महापुरुषों की तस्वीरें देखकर पिता के भीतर कुछ हलचल हुई। फिर पिता ने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी की और कुछ बोलने के लिए तन कर बैठ गए। मंच पर बैठे पिता मनोज से कहने लगे, आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या बेईमानी है। सब स्वार्थी हो गए हैं, सबको अपनी फिक्र है, देश की फिक्र किसी को ना है। मनोज पिता की बात सुनकर कुछ कहता, उसके पहले माँ बोल पड़ी, शर्म ना आते तुम्हें? फालतू बात कर रहे हो, घर सुधार ना सकर देश की चिंता कर रहे हो। मोड़ा ने 3-4 साल से नई बुस्कट ना खरीदी, खाबे पीबे को कुछ ठिकानो ना है। अब तो सुधर जाओ, अब घर बर्बाद होवे देर ना है। पिता को अपने ओजस्वी भाषण की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर कष्ट हुआ। उन्होंने माँ से कहा, तू जीभ ना चलावे, नए कपड़ा से कछु ना होवत। ईमानदार आदमी पुरानो कपड़ा पहन के भी अलग से चमकतो है, और खा पी तो जानवर भी रहे। आदमी तो वो है जो भले ही भूखो रह ले पर अपनी आत्मा जिंदा रखे। अब तू का जाने देश की समस्या, तुझे समझानो तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसो है। माँ ने चिढ़कर पिता से कहा, मोए न पतो देश की समस्या, पर तुम्हें भी एक बात न पतो। माँ की बात सुनकर पिता को आश्चर्य हुआ कि उनसे पता करने में कौन सी बात रह गई है। पिता ने पूछा, मोए को ना पता? मोए को सब पतो है। यही कि तुम पागल है गए हो। माँ ने पिता से कहा। अब पिता की वापसी का समय हो रहा था। उन्होंने माँ की बात को अनसुना करते हुए कहा, चुप कर, देर हो रही है, चल, नहीं तो बस निकल जाएगी। मनोज माता पिता को नीचे टेम्पो में बिठाने चला गया। माता ने पिता से कहा, मोड़ा के कुछ पैसे दे दो कि तुम्हारे भाषण से पेट भर लेगो। पिता ने माँ की यह मांग अनसुनी करके कठोरता से कहा, मुंह पे ना धरे पैसा। इतना कहकर पिता उस दिशा की ओर देखने लगे जहाँ से टेम्पो आने की उम्मीद थी। माँ ने मनोज को 100 रुपए दिए और कहा, बेटा ठीक से रहियो। माता पिता टेम्पो में बैठकर चले गए और मनोज वापस सुनसान लाइब्रेरी में लौट आया। लाइब्रेरी में वापस आकर वो कुर्सी पर बैठ गया और सोचता रहा कि क्या उसके पिताजी सच में पागल हो गए हैं? क्या माँ सही कहती है? पिता हमेशा देश, ईमानदारी, गरीबों की बात करते रहते हैं। घर की उन्हें तो बिल्कुल फिक्र ही नहीं है। पागलों की तरह उनका दिमाग एक ही जगह आकर अटक जाता है। इतना सोचकर वह टेबल पर रखी मुक्तिबोध की अंधेरे में नामक कविता जोर जोर से पढ़ने लगा। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम।
मर गया देश, जीवित रह गए तुम। इतना पढ़कर उसने किताब बंद कर दी। उसकी आंखों के सामने उसके पिता का कठोर और भावहीन चेहरा आ गया। उसने अपनी डायरी उठाई और लिखने लगा। जो घर बार की फिक्र ना करके देश की फिक्र करते हैं, पागल ही तो कहलाते हैं। मेरी माँ सही कहती है कि मेरा बाप पागल है, और मैं ऐसे पागल पिता से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे पिता मेरे आदर्श हैं। माता पिता के जाने के बाद मनोज अकेला और उदास हो गया। अपनी उदासी दूर करने के लिए वह लाइब्रेरी की बालकनी में खड़ा होकर नीचे सड़क की चहल पहल देखने लगा। माँ के जाने के बाद उसे अपना गांव याद आने लगा। गांव में कितना अच्छा और आनंद से भरा जीवन था उसका। ग्वालियर में पिछले कुछ साल से वह अपने भीतर के मस्त मौला और गांव के रंग में रंगे अल्हड़ मनोज से मिला ही नहीं। शादियों का सीजन चल रहा था। नीचे सड़क पर एक बारात जा रही थी। बारात में गाना बज रहा था, मोरा पिया घर आया ओ राम जी। बाराती इस गाने पर झूम झूम कर डांस कर रहे थे। बारात में कुछ बूढ़े बारात को जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर युवा बार बार बारात को एक ही जगह रोककर डांस का आनंद ले रहे थे। बारात की मस्ती देखकर मनोज सोचने लगा कि निराशा का कोई कारण ही नहीं है। चारों तरफ आनंद के क्षण बिखरे पड़े हैं, हमें बस उन्हें समेट लेना है। हालात तो हमेशा परेशान करने के लिए ही होते हैं, पर मुझे उल्लास और आनंद की तलाश नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने लाइब्रेरी का गेट बंद किया और चप्पल पहनकर लगभग दौड़ता हुआ नीचे पहुंच गया। अभी भी मेरा पिया घर आया ओ राम जी गाना चल रहा था, पर शायद बूढ़ों को लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंचने की जल्दी थी, इसीलिए वह बारात को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने लगे। मनोज जब वहां पहुंचा तो बारात आगे बढ़ने लगी थी। उसने बारात के बीच में पहुंचकर बैंड वाले को आदेश सा दिया, ओए, अरे ये काली काली आंखें। हाँ। बैंड वाला शायद अपने गायन की कला का अभी तक मन भर के प्रदर्शन नहीं कर पाया था, इसीलिए मनोज का आदेश पाकर वह तुरंत बाजीगर फिल्म का ये काली काली आंखें ये गोरे गोरे गाल गाना गाने लगा। बूढ़ों की कुड़कुड़ से हतोत्साहित जवान लड़कों में उसने नया जोश भर दिया। असहाय बूढ़े मिसमिसा कर रह गए। मनोज अपनी आंखों और गालों पर हाथ फेर फेर कर डांस कर रहा था। एक बार फिर बारात अपने रंग में आ गई। किसी बाराती को पता ही नहीं चला कि यह जोशीला डांसर बिना बुलाया मेहमान है। 15 मिनट लगातार डांस करने के बाद मनोज पसीने से तरबतर हो गया और बारात आगे बढ़ गई। एक दिन लाइब्रेरी के मैनेजर हुकुमचंद ने मनोज से कहा कि हॉल की पुताई करानी है, इसीलिए पुरानी रद्दी निकालकर कबाड़ी को बेच देना। मनोज ने रद्दी निकालकर 5,000 रुपए में बेच दी। हुकुमचंद जी ने जब हिसाब मांगा तो उसने पूरा हिसाब रख दिया। हुकुमचंद ने उसे भेदती हुई नजर से देखा और कहा, पिछले साल 7,000 की रद्दी बिकी थी, इस साल केवल 5,000 की कैसे बिकी? हुकुमचंद इस प्रश्न से मनोज की ईमानदारी पर संदेह व्यक्त कर रहे थे। उनकी नजर में 300 रुपए कमाने वाले के लिए 2,000 रुपए की हेराफेरी करना बहुत लाभ का सौदा है। मनोज ने कहा, सर इतनी रद्दी निकली थी, मैंने 7 कबाड़ियों से संपर्क किया था, जिसने रद्दी के सबसे अधिक दाम लगाए उसी को बेचा। लेकिन हुकुमचंद का अविश्वास बढ़ता जा रहा था। हुकुमचंद ने अब अपने अविश्वास को स्पष्ट प्रकट कर मनोज पर सबसे गहरी चोट की। उन्होंने कहा, मनोज तुम तो युवक हो, त्यागी जी तुम पर भरोसा करते हैं, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ईमानदारी मनोज का सबसे बड़ा संकल्प था, जिसे हुकुमचंद जी ने छिन्न भिन्न करके उसे बेईमान सिद्ध कर दिया। यह निराधार आरोप सुनकर मनोज भयानक कड़वाहट से भर गया। उसकी इच्छा हो रही थी कि कोई कड़वा जवाब हुकुमचंद जी को दे दे, पर वह कुछ नहीं कर सका। वह बिना कुछ कहे लाइब्रेरी से नीचे चला गया। मनोज ने यह तय किया कि जहां उसकी ईमानदारी की कोई कदर नहीं है, वहां वह काम नहीं करेगा। पर अगले ही पल उसके मन में विचार आया कि वह जाएगा कहां, रहेगा कहां, पढ़ेगा कहां, पढ़ाई के लिए पैसा कहां से आएगा।
उसके मन में यही उहापोह बनी रही। शाम को लाइब्रेरी में वो अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने इतिहास की आधुनिक भारत की किताब खुली हुई थी, पर उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसके मन को हुकुमचंद जी के आरोप परेशान कर रहे थे। अचानक उसने महसूस किया कि उसके सामने रखा मटका हिल रहा है। लाइब्रेरी की छत पर लगा पंखा चलते चलते अचानक कुछ अधिक तेजी से हिलने लगा है। उसे लगा कि दीवार भी हिल रही है। फिर उसे नीचे सड़क से आवाज सुनाई दी, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। पुरानी जर्जर इमारतें कुछ सेकंड थर्रा कर थम गई। मनोज भागकर नीचे चला गया। मार्केट के कई दुकानदार भी घबराकर सड़क पर आ गए थे। सभी लोग भूकंप के डर से सहम गए थे। जब दोबारा भूकंप नहीं आया तो लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन किसी ने आशंका प्रकट की कि देर रात फिर से भूकंप आ सकता है। मनोज को बिल्डिंग में जाने से डर लग रहा था। वह शाम से रात 12 बजे तक सड़क पर अकेला भटकता रहा। फिर वो सड़क के किनारे बनी फर्नीचर की दुकान के बाहर बैठा बैठा सोचने लगा, आज ही बिल्डिंग गिर जाती और मैं उसमें दबकर मर जाता तो किसी को क्या फर्क पड़ता? इस शहर में कौन ढूंढता मुझे? कोई नहीं। मैंने अपने 4 वर्ष ग्वालियर की इन सड़कों पर भटकते हुए बिता दिए। क्या पाया मैंने? ईमानदारी से काम करने के बावजूद बेईमानी का आरोप। क्या मैं बेईमानी का आरोप लिए हुए मर जाता? किस पीएससी के पीछे पड़ा? इसका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं। डरा, उदास, हतोत्साहित मनोज सुनसान सड़क पर बैठा रहा। उसके पास कोई नहीं था जिससे वह अपने मन का दर्द बांट सके। उसकी निराशा, बेईमानी का झूठा आरोप, भविष्य के प्रति उसकी अनिश्चितता, अभावों का जीवन उसे विचलित कर रहा था। सड़क अब पूरी तरह सूनी हो गई थी। वह भटकता हुआ पास के राम मंदिर चौराहे पर चला गया। मंदिर के गेट बंद हो गए थे। वह गेट के पास बनी सीढ़ियों पर बैठ गया। काफी देर तक भगवान राम की मूर्ति को एकटक देखता रहा, जैसे उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। शायद वह भगवान राम से पूछने आया था कि बताओ अब मुझे क्या करना है, कोई दिशा तो दिखाओ। उसे लग रहा था कि राम जी उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। आश्वस्त कर रही थी मनोज को उनकी मुस्कुराहट। लगभग आधा घंटा वह सीढ़ियों पर बैठा मूर्ति को देखता रहा, खोया रहा उन आंखों में। अचानक वह सोचने लगा, मैं भी तो राम की तरह ही अंतहीन यात्रा पर निकला, जिसके पड़ावों पर मिलने वाले दुख तो मुझे सहने ही होंगे। प्रतिभाएं अकारण ही आगे नहीं बढ़ती, वो बढ़ती हैं अपने पुरुषार्थ से, अपने धैर्य से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से। पता नहीं कौन सी शक्ति उसने मंदिर की सीढ़ियों पर महसूस की। वह सीढ़ियों पर खड़ा होकर बोलने लगा, मैं किसी भी झूठे आरोप को नहीं सहूंगा, मुझे कोई हरा नहीं सकता। इतना कहकर वह लाइब्रेरी की ओर लगभग दौड़ पड़ा। लाइब्रेरी पहुंचकर उसने मंच के पास रखे लेक्चर डेस्क का माइक चालू किया और अंधेरे बंद हॉल में माइक पर जोर जोर से कवि निराला की राम की शक्ति पूजा कविता का पाठ करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज तेज थी, उसमें घरघराहट और कंपन था। वह कविता के एक एक शब्द पर जोर देकर पढ़ने लगा। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार, अप्रतिरत गरज रहा पीछे अंबुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। फिर उसने इस पंक्ति की व्याख्या करनी शुरू की। राम पराजित अवस्था में पहुंच गए हैं, निराशा है सब तरफ, पर एक उम्मीद की लौ उनके मन में इस निराश और पराजित माहौल में भी जल रही है। उसने इस कविता में खुद को ढूंढना शुरू किया। एक मशाल मेरे भीतर भी उम्मीद के रूप में जल रही है, इसे मैं कभी बुझने नहीं दूंगा, मैं जरूर जीतूंगा। अपने भाषण की अंतिम पंक्तियों तक पहुंचकर मनोज की निराशा भरपूर उत्साह में तब्दील हो गई। वह देर तक काल्पनिक दर्शकों से भरा खाली हॉल देखता रहा। उसने माइक बंद किया और अपनी टेबल पर पहुंचकर टेबल लैंप जलाया। बीएल ग्रोवर की आधुनिक भारत किताब उठाई और सुबह की पहली किरण लाइब्रेरी में पढ़ने तक प्लासी, बक्सर और एंग्लो मराठा संबंध पढ़ता रहा। और उस रात कोई भूकंप नहीं आया।